कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक डीमन दिखाया जाता है। डीमंस पहले इंसानों के साथ ही रहा करते थे और इंसानों को प्रॉब्लम होने पर या फिर उन्हें कोई परेशानी होती थी तो डीमंस उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करते थे। सीन शिफ्ट होता है। दोही नामी एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सुनसान रास्ते में भागते हुए कहीं जा रही होती है। सामने से किसी को आते हुए देखकर सोचने लग जाती है कि ये मेरा दोस्त है या फिर दुश्मन जो कि मुझे मारने आया है या फिर बचाने। सीन शिफ्ट होता है। 200 साल पहले दिखाया जाता है कि एक चर्च में बहुत सारे लोग प्रेयर कर रहे थे जहाँ पर अचानक से एक डीमन पहुँच जाता है और उसका नाम गोवन था। तो उसको देखकर डीमन आ गया बोलकर भागने लग जाते हैं और वही एक छोटी बच्ची उसके ऊपर क्रूस फेंक कर मारती है जिससे कि उसके गाल पर एक निशान बन जाता है। बच्ची को वो क्रूस वापस देखकर वो मुस्कुराते हुए बाहर जाता है और उसके गाल का निशान भी बिल्कुल ठीक हो जाता है और साथ ही चुटकी बजाते हुए उसकी ड्रेस भी चेंज हो जाती है। और डीमन बाहर आकर बोलता है कि इंसान के सिर्फ 3 दुश्मन होते हैं। पहला उनका शरीर, दूसरी उनकी ज़रूरतें और तीसरा इवल स्पिरिट्स। थोड़ा बाहर आकर उसके सामने ही एक आदमी अपना पेट भरने के लिए मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब जगह तो मछली थी ही नहीं और उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। गोवन के चुटकी बजाते ही बहुत सारी मछलियाँ पानी में ज़ोर ज़ोर से उछलने लग गई थी। वो आदमी उसे देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन? कहीं तुम कोई गॉब्लिन, ड्रैगन किंग या फिर 9 टेल फॉक्स तो नहीं? गोवन गुस्सा होते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मुझे स्पिरिट गॉब्लिन और बूढ़े जैसे दिखने वाले ड्रैगन किंग और कुत्ते की तरह बदबू मारने वाले 9 टेल फॉक्स से कंपेयर करने की? मैं कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का डीमन गोवन हूँ जिसे तुम सारे इंसान इवल स्पिरिट्स बुलाते हो। साथ ही वो उसे 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए बोलता है कि 10 सालों तक तुम बिल्कुल भी भूखे नहीं रहोगे, लेकिन उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हारा शरीर मर जाएगा और तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड में चली जाएगी। वो आदमी कहता है कि अंडरवर्ल्ड, भला ये क्या चीज़ है? तो गोवन बोलता है अंडरवर्ल्ड यानी नर्क। वो आदमी इतना भूखा था कि उसने कुछ भी नहीं सोचा और वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाता है और इसी तरह से डीमंस लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर जो भी उन्हें चाहिए उसका लालच देकर उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट यानी 2023 में दिखाया जाता है जहाँ पर हम दोही को देखते हैं जो कि कोरिया के सबसे बड़े फूड कंपनी मीरे की सीईओ है और अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जो कि इतनी यंग एज में इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी मैडम जो है, जिन्होंने बचपन में ही दोही के पेरेंट्स के मरने के बाद उसे अडॉप्ट कर लिया था और उसे अपनी कंपनी यानी कि मीरे का सीईओ बनाया है। ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैडम जो चाहती है कि उनके मरने से पहले उसकी दोही एक अच्छा सा लड़का देखकर उसके साथ सेटल हो जाए, इसीलिए वो हमेशा दोही के लिए ब्लाइंड डेट रखती है। बेचारी दोही को भी उनकी बात माननी पड़ जाती है क्योंकि वरना वो बोलती है कि मैं अपना इलाज नहीं करवाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ गोवन अपने ऑफिस में उन सारे घड़ियों को देख रहा होता है जो कि इंसानों की लाइफलाइन है, जिसके साथ गोवन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, जिनमें से एक माफिया बॉस की सोल को लेने के लिए वो पहुंचा हुआ होता है और टाइम को रोककर उसे अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन वो माफिया बॉस उल्टा गोवन के ऊपर ही गुस्सा करता है। ज़बरदस्त लड़ाई होती है और फाइनली लास्ट में अपना गोवन ही जीत जाता है और उसकी सोल को ले जाता है और देखते ही देखते गोवन के ऑफिस की वो घड़ी भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यहाँ पर ना चाहते हुए भी बेचारी दोही को जो की बात माननी पड़ती है और उनकी फिक्स की हुई ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ जाते ही उसे पता चलता है कि पूरा रेस्टोरेंट तो बुक हो चुका है और वो उस लड़के के पास जाकर बैठती है जो कि कोई और नहीं बल्कि गोवन था। वैसे तो दोही यहाँ पर बहुत एटीट्यूड में बैठती है और बोलती है कि मुझे इस ब्लाइंड डेट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही वो गोवन का खूबसूरत चेहरा देखती है तो वो वहीं पर बैठ जाती है। डीमन को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने ये रेस्टोरेंट एक महीने से बुक किया हुआ था ताकि वो आराम से यहाँ अकेले बैठकर खाना खा सके। दोही के इतने सारे सवालों से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है क्योंकि ये तो उसकी ब्लाइंड डेट थी ही नहीं, बल्कि उसकी ब्लाइंड डेट तो दूसरे रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और दोही गलत जगह पहुँच गई थी। गोवन की इतने रूड बिहेवियर को देखकर दोही उसे बोलती है कि मैं तो बस ऊपर वाले के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही हूँ, जिससे कि डीमन को लगता है कि शायद इसे गॉड ने भेजा है और वो तो थोड़ा नर्वस हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन। जैसे ही दोही फिर उसे अपना कार्ड निकाल कर दिखाती है तो वो समझ जाता है कि यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और हंसते हुए बोलता है कि तुम वो पहली इंसान हो जिसकी वजह से मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। देखते ही देखते वहाँ पर उस माफिया बॉस के गुंडे भी पहुँच चुके थे। जैसे ही दोही वॉशरूम जा रही होती है तो वो वेटर से टकराने वाली थी जिसके हाथ में केक होता है, लेकिन गोवन उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और दूसरे हाथ से केक को बचा लेता है। ये सब देखकर तो दोही काफी शॉक हो जाती है क्योंकि उसका आज बर्थडे था और उसे तो यही लग रहा था कि गोवन ने ये सब कुछ सिर्फ उसके लिए किया है, लेकिन यहाँ पर मामला ही कुछ और था। पूरे 1 महीने का वेट करने के बाद इस रेस्टोरेंट को बुक करके गोवन ने अपना फेवरेट केक मंगवाया था। बस वो उसे खाने ही जा रहा था कि तभी माफिया गुंडे रास्ते में बार बार आ रहे थे। गोवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो माफिया गुंडे उसे उस केक का एक बाइट भी नहीं लेने दे रहे थे और ऊपर से केक तोड़ भी दिया था। और फिर क्या
किया, सबको बहुत ही अच्छी तरह से धो दिया। जबरदस्त फाइट चल रही होती है। सारे गुंडों को पहले तो वो न्यूज़पेपर के अंदर खींच लेता है और एक एक करके सबको डराने के बाद सबको ही न्यूज़पेपर के अंदर डाल देता है। वही वॉशरूम के अंदर गलतफहमी का शिकार हुई दोही जैसे ही बाहर खुश होकर आ रही होती है तो गोवन से पूछती है कि केक कहाँ चला गया। गोवन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दोही को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मैडम जो की फैमिली के बारे में ये पता चलता है कि उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की है। लेकिन उसके बाद भी जो दोही से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उन्होंने अपनी कंपनी का CEO भी दोही को ही बनाया है और इसी कारण उनके तीनों बच्चे दोही से काफ़ी चिढ़ते हैं और उसे अपना दुश्मन मानते हैं, जिसके कारण वो सब मैडम जो के बाद दोही को चेयरपर्सन बनने से रोकना चाहते हैं और खुद उसकी जगह लेना चाहते हैं। दोही भागते हुए जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाती है क्योंकि मैडम जो ने उससे झूठ बोला था कि वो बस मरने ही वाली है। लेकिन दोही को उनके नाटक के बारे में पता चल जाता है और उनसे नाराज हो जाती है। वही फ्लैशबैक के सीन में हमें पता चलता है कि मैडम जो ने बचपन से ही दोही को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है और यहाँ तक कि उसके कॉलेज के बॉयफ्रेंड से भी उसका ब्रेकअप मैडम जो ने इसलिए करवाया था क्योंकि वो दोही के लायक नहीं था और उसे चीट कर रहा था। ब्लाइंड डेट पर मिले हुए लड़के को बहुत ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग बोलने पर जैसे ही फिर मैडम जो ने उसे रियल वाले ब्लाइंड डेट की फोटो दिखाती है, दोही तो काफ़ी शॉक हो जाती है और उसे सब समझ में आ जाता है कि मैच मेकिंग वालों ने उसे सेम रेस्टोरेंट के दूसरे ब्रांच का एड्रेस दे दिया था। वो गलत ब्लाइंड डेट पर चली गई। दूसरी तरफ गोवन जाकर सीधा अपने सेक्रेटरी मिस्टर पार्क से मिलता है, जो कि दोस्तों कोई और नहीं बल्कि जॉसन एरा का 200 साल पुराना वही भूखा आदमी था जिसके साथ में गोवन ने डील की थी, लेकिन अब उसने काफ़ी ज़्यादा उसे एक्सटेंड कर दिया है और इसलिए वो अब तक उसके साथ में है। यहाँ पे ना चाहते हुए भी दोही को मैडम जो के जिद करने पर अपना बर्थडे मनाना पड़ जाता है और वो अपना बर्थडे इसलिए नहीं मनाती क्योंकि उसके बर्थडे के दिन ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। गोवन अपने ऑफिस में अपने सुपर पावर से अपना सारा काम कर रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा था। तभी सेरी नाम की एक लड़की वहाँ पे चिल्लाते हुए पहुंच जाती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम ब्लाइंड डेट पर गए थे जहाँ पर उस लड़की के साथ मिस्टर पार्क भी थे। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि पिछले जन्म से ही ये दोनों गोवन के साथ में हैं। गोवन ने इन दोनों के ही कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया था क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहता, जिस बात को वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए ये दोनों हमेशा उसे छेड़ते रहते हैं। और साथ ही सेरी का तो गोवन पे क्रश भी है। वही दूसरी तरफ दोही बीच पर बैठे हुए अपने पेरेंट्स के साथ बिताए हुए सारे खूबसूरत पलों को याद कर रही होती है और साथ ही टाइम को देखते हुए बोलती है कि फाइनली मेरा शापित बर्थडे अब खत्म हो चुका है। जैसे ही वो वहाँ से उठकर जा रही होती है, जब वो कैब में बैठती है तो वहाँ पर उसे ये मालूम चलता है कि जिस कैब को उसने बुलाया था वो तो ये वाली है ही नहीं और वो ड्राइवर एक खूनी था जो कि सीधा उसके ऊपर अटैक करने लगता है। दोही जैसे तैसे उससे बच के बाहर जाती है। वही डीमन भी अपना अगला शिकार ढूंढ रहा था जहाँ पे उसे दोही भागते हुए दिखती है और ये वही सीन है जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। गोवन दोही से ये बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ पर उससे पहले तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। दोही तो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि यहाँ पे मैं मरने वाली हूँ और तुम्हें तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की पड़ी है। लेकिन बाद में दोही कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाती है तो गोवन जाके उस खूनी आदमी को मारने जाता है और उसकी बॉडी को सीधा कार के ऊपर फेंक देता है। दोही तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और ब्रिज के पास जाकर छुप जाती है। गोवन आकर उसको अपना हाथ देता है और उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। दोही का हाथ छूते ही गोवन का टैटू जोरों से चमकने लग जाता है और वो खूनी भी जोर से गाड़ी चलाते हुए आ रहा होता है। जैसे ही गोवन उसे चुटकी बजाकर रोकने की कोशिश करता है तो उसकी पावर काम नहीं करती। दोनों फिर ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं और गोवन बेहोश होकर डूबने लग जाता है, लेकिन दोही को होश था और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है तो गोवन का टैटू दोही के हाथ में आ जाता है। जैसे ही उसे होश आता है वो अपने आप को नदी किनारे पाती है। जैसे ही गोवन ने दोही के हाथों में अपना टैटू देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जैसे ही गोवन उसे छूता है तो बहुत जोर से लहर आती है और पानी उनके ऊपर बस गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है, जिसे देखकर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि अब गोवन की पावर्स जो काम करने लग गई थी। तभी दोही वहीं पर बेहोश हो जाती है और फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब गोवन का टैटू दोही के हाथ में आ गया था तो वो बेहोश हो गई थी, लेकिन गोवन को उस टाइम होश आ गया था और वही उसे बाहर निकाल कर लाया था। दोही को सीधा हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं था। गोवन भी वही था और उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहा था। दोही को तो यकीन ही नहीं होता कि अचानक से इतना रूड इंसान इतना स्वीट कैसे बन गया और दोही अपने हाथ पर टैटू को देखकर बोलती है कि ये तो कितना ज़्यादा भद्दा और गंदा है, अचानक से मेरे हाथ पर कैसे आ गया। उसे मिटा रही होती है और उसे धोने जा रही होती है। गोवन उसे हर हाल में रोकने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि इससे दूर रहो, इसे ख़राब मत करो और वैसे भी ये मेरा है, मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारे हाथ में कैसे आ गया। दोही के मारने से पहले ही गोवन अपनी पावर से उसका हाथ रोक लेता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ दोही के हाथ से छूटता है तो गोवन को बहुत ज़ोर से चाटा लगता है। बेचारा गोवन दूर जाकर गिर जाता है। गोवन का तो पूरा गाल ही लाल हो गया था। उसके बाद गोवन उसके पास जाकर बोलता है कि मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है कि तभी वहाँ पर पुलिस वाले
वाले उस खूनी के खिलाफ उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंच जाते हैं और उन दोनों को साथ में देखकर बोलते हैं कि आप पर हमला हुआ तो आप लोग साथ में ही थे ना, लगता है कि आप लोग कपल हो और जल्दी शादी करने वाले हो। वो दोनों जोर से चिल्लाते हुए मना करते हैं। दूसरी तरफ गोवन को आता हुआ देखकर मिस्टर पार्क उस डीमन बुक को छुपा लेते हैं जिसे वो छुप कर पढ़ रहे थे, जिससे ये पता चलता है कि अगर डीमन कोई नया डील नहीं कर पाए और साथ ही इंसान का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर उसकी सोल को टाइम पर कलेक्ट नहीं कर पाए तो फिर उस डीमन को कभी ना खत्म होने वाली आग में मिलियन सालों तक के लिए जलते हुए छोड़ दिया जाता है। गोवन फिर मिस्टर पार्क को दोही की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है और बातों ही बातों में मिस्टर पार्क देख लेते हैं कि गोवन के हाथ में उसका टैटू नहीं है, जिससे कि वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और मिस्टर पार्क गोवन की पावर्स चेक करने के लिए उसके ऊपर पानी डाल के देखते हैं, लेकिन इस बार उसकी पावर्स काम नहीं करती। ये देखकर मिस्टर पार्क काफी दुखी होते हैं, लेकिन गोवन भी कहाँ कम था, अपने पावर्स चले जाने पर भी वो अपने उसी एटीट्यूड में स्टाइल मारते हुए नेक्स्ट सोल को कलेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं तो सोल कलेक्ट कर ही लूँगा। लेकिन वहाँ जाते ही गोवन की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बॉक्सर का जो था जिसने डीमन के साथ जाने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया था। दोनों में ज़बरदस्त फाइट चल रही होती है और यहाँ पर फाइनली गोवन को पता चल जाता है कि भाई बिना पावर्स के तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि वो खूनी अपने चेहरे से मास्क उतारता है और उसके रूम में बहुत सारे मास्क रखे थे, बहुत सारे लोगों की फोटोज़ भी लगी हुई थी, जिससे ये पता चलता है कि ये तो बहुत ही बड़ा वाला शातिर मर्डरर है जो कि अब दोही के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों, ये तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। और उसी टाइम पर वहाँ पर हाउस ओनर पहुँच जाता है रेंट मांगने के लिए, जिसने ये रूम कुछ स्टूडेंट को दिया था, लेकिन वो स्टूडेंट तो अचानक गायब ही हो गए, जिन्हें किसी और ने नहीं बल्कि इसी आदमी ने मारा था। वैसे ही ये आदमी बहाना बनाकर उस हाउस ओनर को भी अंदर बुला लेता है और उसे भी बड़ी बेरहमी से मार डालता है। मैडम जो भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी थी, तभी दोही उनसे मिलने के लिए आती है और उनसे पूछती है कि क्या ऐसा कुछ है जो आप मुझसे छुपा रही हो। और ये सुनते ही मैडम जो तो थोड़ा सोच में पड़ जाती है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुमसे अभी तक कुछ भी नहीं छुपाया, लेकिन कुछ ना कुछ तो बात थी जो वो छुपा रही थी। तभी वहाँ पर मैडम जो का भतीजा सियोक वहाँ पर पहुँच जाता है और दोही के साथ में बात करता हुआ देखकर मैडम जो उनसे बोलती है कि वैसे भी तुम दोनों बचपन से ही साथ में हो और काफ़ी अच्छे दोस्त भी हो, तो मुझे लगता है कि दोनों को आपस में ही शादी कर लेनी चाहिए। हंसते हुए दोही बोलती है कि अरे आप फिर से शुरू हो गई। और वही दूसरी तरफ हम गोवन को देखते हैं, जिसने दोही के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी और उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा होता है। यहाँ सोहन को दिखाया जाता है जो कि मैडम जो की बेटी है और दोही से बहुत ज़्यादा जलती है और इसलिए उसने उसकी कंपनी के 10% शेयर्स को गिरा दिया था, जिस बात से वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। लेकिन दोही भी वहीं पर होती है और उसे वार्निंग देते हुए बोलती है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वो भूल जाएगी कि वो मैडम जो की बेटी है और साथ ही वो उसकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सारी न्यूज़ मीडिया तक पहुँचा देगी। और ये सुनकर तो सोहन भी काफ़ी शॉक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैडम जो चर्च में फादर के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए बोल रही होती है कि मैं जानती हूँ कि मैं नर्क में जाऊँगी, लेकिन उससे पहले दोही को सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। और वही फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब दोही के मॉम डैड की डेथ हुई थी तो गाड़ी के ब्लास्ट होने के टाइम पर मैडम जो भी वहीं पर थी। तो आखिर ऐसी कौन सी गलती उनसे हुई है जिसका उन्हें इतना ज़्यादा गिल्ट है, ये सब हमें आगे पता चल जाएगा। यहाँ पर हमें मिस्टर पार्क के पास्ट लाइफ की कुछ स्टोरी दिखाई जाती है, जिनमें से एक जन्म में तो वो मछुआरा था, लेकिन दूसरे जन्म में वो एक रेस्टोरेंट का मालिक हुआ करता था, लेकिन उसका रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा था, इसलिए वो सुसाइड करने जा रहा था। पर तभी वहाँ पर गोवन सही टाइम पर पहुँचता है और उसके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन कराते हुए बोलता है कि तुम ऐसे ही 10 रेस्टोरेंट के मालिक बन जाओगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होते ही तुम्हें फिर अंडरवर्ल्ड में जाना होगा। और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए मिस्टर पार्क के हाथ में पिन मारकर उनका ब्लड ले रहा होता है, तो उसी टाइम पे मिस्टर पार्क को अपने पास्ट लाइफ की सारी बातें याद आने लग जाती है, जब वो मछुआरे थे। और तब भी गोवन ने उनसे वही कॉन्ट्रैक्ट पहले भी साइन करवाया था, जिसके बाद से ही उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। और ऐसे ही फिर एक दिन मछलियाँ खाते खाते उसकी मौत हो गई और उसके बाद उसने अपने आप को सीधा नर्क में देखा, जहाँ पर उन सारी मछली की आत्मा ने मिलकर उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। सब कुछ याद आने के बाद वो तो उल्टा गोवन को ही मारने लग जाता है, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लिया था। और ऐसे ही मिस्टर पार्क गोवन की बातों में दोबारा फंस गए थे और अपने 2 जन्मों से वो उसके साथ में ही है। यही सब कुछ सोचते सोचते मिस्टर पार्क बोल रहे होते हैं कि काश बॉस की पावर उनके पास में ही होती तो ऐसे ही आसानी से बाकियों से भी अपना काम निकलवा लेते। तभी वहाँ पर सरी पहुँच जाती है और सब कुछ सुन लेती है और सरी बोलती है कि क्या बॉस की पावर उनके पास में नहीं है, और चाकू की नोक पर मिस्टर पार्क से सब कुछ उगलवा लेती है कि वो टैटू अब दोही के हाथ में है, यानी सारी पावर्स भी उसी के पास है। वही दूसरी तरफ गोवन ने दोही से झूठ बोलकर उसे बुलाया होता है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है,
मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हूँ। लेकिन उसका इतना हैंडसम और चार्मिंग चेहरा देखकर दोही तो उसे देखती ही रह जाती है और वो बोलती है कि तुम तो इतने ज़्यादा चमक रहे हो, तो किस एंगल से बीमार हो गए हो। लेकिन डीमन का तो ये प्लान था दोही को अपने पास बुलाने का, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसे अपनी पावर्स यूज़ करनी है तो उसके लिए उसे अपना टैटू चाहिए जो कि दोही के हाथ में है, और जब तक दोही उसके साथ रहेगी वो अपनी पावर्स यूज़ कर सकता है। और ऐसे ही जल्दी से वो उस बॉक्सर के पास पहुंच जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा था। गाड़ी को एकदम से उसके सामने लेकर आ जाता है और अपने हाथ से जैसे ही वो एक इशारा करता है, बॉक्सर की वहीं पर मौत हो जाती है। बॉक्सर के सोल वाला कॉन्ट्रैक्ट भी वहीं पर जल जाता है और साथ ही गोवन के ऑफिस की वो लाइफ टाइम वाली वॉच भी गायब हो जाती है। और इस तरह से गोवन पनिशमेंट से भी बच जाता है और दोही तो उसे देखती ही रह जाती है और पूछती है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और बाद में वो उसे बीच के साइड पर लेकर जाता है और बोलता है कि अब बस एक और काम बाकी है, और वहाँ पर गाड़ी में कुछ लोगों का रोमांस चल रहा होता है। दोही तो कुछ और ही समझने लग जाती है और बोलती है कि हम तो बस अभी अभी मिले हैं और एक दूसरे को डेट भी नहीं कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ सही होगा। लेकिन जैसे ही उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है तो वो काफ़ी नर्वस फील करने लग जाती है कि वो क्या उटपटांग सोच रही थी, जबकि गोवन तो बस बीच के साइड में घूमना चाहता था। लेकिन फिर देखते ही देखते वो तो सीधा उसे लेकर पानी में कूद जाता है और बार बार अपने टैटू को बोल रहा होता है कि मेरे हाथ पर वापस आ जाओ। बहुत देर तक वो दोनों पानी में रहते हैं, जिससे कि दोही की सांसें बंद होने लग जाती है। वो जल्दी से पानी के बाहर आती है और दोही उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा होती है। गोवन उससे माफ़ी मांगता है लेकिन वो उसके बात नहीं सुनती और पैसे उसके मुंह पर फेंक कर मार देती है और बोलती है कि हमारा हिसाब अब खत्म हो चुका है और अब तुम मुझसे दूर रहना। गोवन भी बहुत ज़्यादा शॉक था, क्योंकि उसने तो यही सोचा था कि पानी में जाने से जैसे ही उसका टैटू दोही के हाथ में ट्रांसफ़र हुआ था, शायद वैसे दोबारा पानी में जाने से उसे वापस मिल जाएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। और वही हम दूसरी तरफ खूनी को देखते हैं जो कि अपने बॉस से जाकर मिलता है और उसे एक फ़ोन देता है जिसमें दोही के पेरेंट्स के साथ उसकी बचपन की फ़ोटो थी। तो अब ये इंसान कौन है और दोही को क्यों मारना चाहता है, ये भी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। यहाँ पे सरी ने भी दोही की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली होती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। तलवार के साथ वो तो डांस करने ही लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मैडम जो का सबसे बड़ा बेटा नोसुक, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली बर्ड्स का शिकार कर रहा होता है, उसके फेस पे एक अलग ही विलन वाली लुक होती है। सीयू नोसुक का बेटा भी यहाँ पर एक स्किन हेल्थ क्लिनिक में होता है, जिसे देखते ही देखते अचानक से एक स्किन की एलर्जी होने लग जाती है और उसका बिहेवियर भी पूरी तरह से चेंज हो चुका था, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुवॉन ने दोही के खिलाफ जो चाल चली थी वो तो सारी ही उसके ऊपर ही उल्टी पड़ गई थी और इसलिए उसे काफ़ी गुस्सा था और वो बोलती है कि दोही मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सीयू का बिहेवियर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब था, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा था। दोही बहुत ज़्यादा परेशान थी और काफ़ी दुखी थी। वो रास्ते में चलते हुए जा रही होती है जहाँ पर अचानक से एक बाइक वाला आता है और उसके मुंह पे एसिड फेंकने वाला होता है, लेकिन बीच में अपना गोवन पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। गोवन ने दोही का हाथ भी पकड़ा हुआ था और शैतान के नाम से जानते हो। दोही तो बहुत ही ज़्यादा शॉक में थी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पर इंस्पेक्टर तो दोही से इन्वेस्टिगेशन के दौरान बोल रहे थे कि तुम पर बार बार इतने सारे अटैक हो रहे हैं, जिसका साफ मतलब ये है कि कोई तुम्हें मारना चाहता है। वही गोवन जो बल्कि उनके लिए तो एक पार्टी ही है, क्योंकि यहाँ पर तो सब सिर्फ बिजनेस की ही बातें कर रहे थे और गोवन भी ये सब कुछ देख रहा होता है। खूनी भी वहीं पर था जिसने दोही के ऊपर नज़र रखी हुई थी और सिक्योरिटी की ड्रेस पहनकर सीधा घर में घुसकर सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाता है। दोही भी जब मैडम जो के फेवरेट ग्रीन हाउस में जाकर उनके साथ बिताए हुए यादगार पलों को याद कर रही होती है तो वहाँ पर मैडम जो का रुके थे और सुवॉन तो दोही को मारने के लिए जाती है, लेकिन वो लोग उसे संभाल लेते हैं। दोही भी बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि उसे आगे क्या करना है लेकिन यहाँ तो अपना डेविल साफ साफ मना कर देता है शादी करने से, जिससे कि दोही को तो काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है। यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा एम्बैर हुए थे और वो तीनों के तीनों ही दोही से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कि वो ऐसे ही किसी को भी शादी के लिए कैसे प्रपोज कर सकती है। सुवॉन तो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और साथ ही बोल रही थी कि मनात के आगे जाके काफ़ी खतरनाक होने वाला था, क्योंकि उसकी बहन और उसकी वाइफ भी उसे बहुत ज़्यादा वो मुझे रिज में नहीं आ रही कि उस बॉडीगार्ड से तुम सिर्फ एक ही बार मिली हो और तुमने उसे प्रपोज भी कर दिया शादी के लिए। तो दोही उसे फिर समझाते हुए कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है और मुझे उससे प्यार भी नहीं है, बल्कि उसने तो मेरी हमेशा ही हर मुसीबत में हेल्प की है। जहाँ गोवन उससे कहता है कि किसी ऐसे को प्रपोज करो जो सच में तुमसे शादी करना चाहता हो और तुमसे प्यार भी करता हो। दोही को उसकी बातों पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है।
और वो वहाँ से ये बोलकर जाने लग जाती है कि अगर तुम इस दुनिया में आखिरी इंसान भी हुए ना, तब भी मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। तो गोवन उसे बोलता है कि रुको। दोही को लगता है कि शायद वो उससे माफ़ी मांगने वाला है, लेकिन कुछ सीन होते हैं जिससे ये पता चलता है कि दोही ने सच जानने के लिए मैडम जो का पोस्टमार्टम करवाया था, लेकिन उसके लिए फैमिली की परमिशन चाहिए थी। लेकिन नोसुक और सुओन, जो कि पहले से ही दोही से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे, उन्होंने उसे परमिशन नहीं दी और पेपर फाड़ दिया और सुओन ने तो दोही को ज़ोर से थप्पड़ मारा। प्रेजेंट में ये सारी बातें सोचकर दोही भी समझ जाती है कि मैडम जो ये चाहती थी कि वो एक ऐसे पार्टनर को चूज़ करे जो कि हर सुख दुख में उसका साथ दे और उसे कभी भी छोड़कर ना जाए। जिसके बाद दोही मैडम जो कि कब्र पर से वापस जाने लग जाती है। गोवन भी उसके साथ में ही होता है और वही साइड में उन सारे माफिया गुंडों को देखते हैं जिसके बॉस को गोवन ने मारा था, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे थे। साथ ही वो अपने बॉस को ये प्रॉमिस भी करने लग जाते हैं कि हर हाल में गोवन को ढूंढगा। नेक्स्ट सीन में जब वो दोही के साथ होता है तो बार बार उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता रहता है और बोलता है कि ये सब कुछ मैं रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी पावर्स के बिना एक साधारण सा इंसान हूँ, और इसका पूरा फ़ायदा दोही भी उठा रही होती है और उसे बोलती है कि तुम मेरा हाथ ऐसे नहीं पकड़ सकते, वरना लोग सोचेंगे कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। हमारा तो कोई रिश्ता भी नहीं है और ना ही तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। और ये बोलकर वो उससे अपना हाथ बार बार छुड़वाती रहती है। और जैसे ही वो लोग ऑफिस में पहुंचते हैं तो दोही अपने सेक्रेटरी से बोलती है कि जिस इंसान के साथ मैडम जो ने मेरी ब्लाइंड डेट फिक्स की थी, मैं उससे मिलना चाहती हूँ और उसके साथ दोबारा डेट पर जाना चाहती हूँ। गोवन भी वहीं पर पीछे खड़ा हुआ था, सब सुन रहा होता है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर सारे स्टाफ की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं कि आखिरकार दोही पर हमला किसने किया होगा। लेकिन फुटेज बहुत ज़्यादा थी और इसलिए बेचारा गोवन तो थक ही जाता है। जहाँ वो अपनी पावर्स को यूज़ करने के लिए बोलता है तो दोही भी इसका पूरा फ़ायदा उठाती है और उसे अपना हाथ दे देती है। जैसे ही वो उसका हाथ छूता है और लाइट्स भी ऑफ थी, वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं और बाहर उनका स्टाफ गोवन और दोही की बातें कर रहा होता है कि शायद वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उनकी काफ़ी रोमांटिक वाली बातें भी चल रही होती है। ये सब सुनकर उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है और वो दोनों शर्माने लग जाते हैं। गोवन का हाथ वहाँ पर लग जाता है जिससे कि शोर हो जाता है। वो लोग काफ़ी डर जाते हैं और जैसे ही वो लोग वहाँ अंदर झाँक कर देखते हैं तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता है, क्योंकि गोवन और दोही दोनों ही टेलीपोर्ट होकर बाहर ग्राउंड में पहुँच चुके थे और जल्दी से वो दोनों फिर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जोई नाम की लड़की गोवन पर लाइन मारते हुए बोलती है कि हमने आपके लिए एक वेलकम पार्टी रखी है जिसमें आपको ज़रूर आना है और आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगते हो। ये सारी बातें सुनकर तो गोवन को काफ़ी अजीब लग रहा होता है कि ये इंसान कितने ज़्यादा बुद्धू होते हैं। खूनी ने भी दोही के खिलाफ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा रखी थी और अब उसका टारगेट पूरी तरह से दोही होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ माफिया बॉस के गुंडे बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्हें गोवन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल रहा होता है। और उसी टाइम पे फ्रूट के ट्रे के नीचे उन्हें एक लेटर मिलता है और उसमें गोवन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है कि वो दोही का बॉडीगार्ड बनकर घूम रहा है और अभी वो कहाँ पर होगा। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस खूनी ने ही माफिया गुंडों को दी थी। वही एक फ्लैशबैक से हमें ये पता चलता है कि मैडम जो जिस दिन उस मिस्टीरियस इंसान को डांट रही थी उसी ने उनकी मेडिसिन भी बदल दी थी, और वो कौन इंसान है ये तो हमें आगे पता चल जाएगा। दोही भी सारी फुटेज देख रही होती है और उसे भी पता चल जाता है कि बीच की फुटेज गायब हो चुकी है, यानी कि किसी ने निकाल दी है। नेक्स्ट सीन में गोवन अपनी वेलकम पार्टी में स्टाफ के साथ में गया होता है जहां वो दोही को भी अपने साथ में लेकर गया था क्योंकि शायद उसे अपनी पावर्स की ज़रूरत पड़ सकती थी। लेकिन वो सारे लोग दोही को अपने साथ देखकर थोड़ा नर्वस हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी बॉस जो थी, और फिर दोही उन सबको कंफर्ट कराने लगती है। और जैसे ही गोवन अपनी पावर को यूज़ करने के लिए दोही का हाथ पकड़ता है तो जोई की चॉपस्टिक नीचे गिर जाती है और वो उन दोनों को हाथ पकड़े हुए देख लेती है, जिससे कि इस बेचारी का तो पूरा दिल ही टूट जाता है क्योंकि उसको गोवन पे बड़ा वाला क्रश जो था। स्टाफ के ये पूछते हैं कि आखिरकार आपने हमारी बॉस को रिजेक्ट क्यों कर दिया, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्या? तो गोवन उन्हें बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, दोही मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये सुनकर तो दोही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही गोवन बोलता है जैसे कि मुझे मिस्टर पार्क बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन मैं उनसे शादी तो नहीं कर सकता ना। और ये सुनते ही दोही को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से से उठकर वहाँ से जाने लग जाती है। गोवन उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन दोनों में बहस हो जाती है और गोवन को भी दोही पर गुस्सा आ जाता है और फिर दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जैसे ही फिर गोवन का गुस्सा शांत हो जाता है तो उसे याद आता है और उसे दोही की चिंता होने लग जाती है और वही दोही को भी सुनसान से रास्ते में काफ़ी डर लगने लग जाता है।
वो भी फिर गोवन को फ़ोन लगाती है, लेकिन उसी टाइम पर गोवन के पास माफिया गुंडे पहुंच जाते हैं और दोनों में ज़बरदस्त फाइट होती है, जहां पहले गोवन उनसे बच के भाग जाता है क्योंकि उसके पास उसकी सुपर पावर जो नहीं थी, लेकिन वो लोग उसे बैट से बहुत मारते हैं। गोवन के सर से खून निकलने लग जाता है, जहाँ पर भागते हुए दोही पहुँच जाती है और एक सीटी मारकर गन निकालकर उसके ऊपर चलाने लग जाती है, जो कि एक असली गन नहीं थी बल्कि वो तो एक सिंपल सा पेपर स्प्रे था। भागते हुए फिर गोवन के पास जाती है। गोवन उसे एकदम स्टाइल में पकड़ लेता है और उसका जैसे ही वो हाथ पकड़ता है तो उसके पास उसकी सुपर पावर वापस आ जाती है। वो दोही से पूछता है कि क्या तुम्हें टैंगो, और वो उसके साथ में टैंगो डांस करने लग जाता है और अपनी सुपर पावर से सारे माफिया गुंडों को भी डांस करवाने लग जाता है, जो कि उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपने पावर से उन सबके चाकू को दूर फेंक देता है और दोही को पकड़कर उससे उनकी बहुत सारी कुटाई कर देता है। वो दोनों डांस के साथ साथ एक ज़बरदस्त फाइट कर रहे होते हैं और वहीं पे खूनी भी था, जो इन दोनों की सारी वीडियो बना लेता है। फिर जैसे ही टैंगो डांस खत्म हो जाता है तो गोवन को मिस्टर पार्क के बताए हुए बॉडीगार्ड बनने के 3 रूल उसे जल्दी से याद आने लग जाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने बॉस को कभी भी अपनी आंखों से दूर मत जाने देना, हमेशा उनके साथ में ही रहना, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बॉस के प्यार में कभी मत पड़ना। लेकिन यहाँ पर शायद ऐसा ही हो रहा था और दोनों के बीच में प्यार पनपने लग गया था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। गोवन तो बस दोही की आंखों में खो जाता है और जैसे ही वो अचानक से होश में आता है तो वो उससे नजरें चुराने लगता है। दोही भी ये बात समझ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन गोवन तो उसे बिना बात करे ही अपने साथ में ले जाता है और हाथ पकड़ के उसे उसके अपार्टमेंट में छोड़ देता है। गोवन तो बार बार दोही से नजरें चुरा रहा होता है। गोवन जैसे ही लिफ्ट में जाता है तो उसकी सांस में सांस आती है और वो अपने दिल पर हाथ रखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जोर से धड़क रहा होता है। और ऐसा गोवन के साथ 200 साल में पहली बार हुआ था, जिसकी वजह से गोवन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। और वहीं दूसरी तरफ सरी जब अपने डांस प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसका ध्यान अपने से ज़्यादा गोवन और दोही पे ही होता है, जिससे कि उसके हाथ में चोट लग जाती है। फिर मिस्टर पार्क उसके हाथों में बैंडेज करके देते हैं और वो वहाँ उनसे पूछती है कि क्या बॉस और दोही के बीच में कुछ चल रहा है, जहाँ पर मिस्टर पार्क उसे समझाते हुए कहते हैं कि वैसे ये होना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे बॉस के सीने में जो दिल है ना, वो तो एकदम बर्फ की तरह जम चुका है, जिसका पिघलना बहुत मुश्किल है। ये बात तो तुम बहुत अच्छे से जानती होगी, क्योंकि तुम भी तो सालों से बॉस पे लाइन मार रही हो, लेकिन वो तो तुम्हें घास भी नहीं डालते। यहाँ गोवन भी दोही के बारे में सोच कर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था कि आखिरकार मुझे एक इंसान के लिए कैसे फीलिंग्स आ सकती है। वही दोही का भी यही हाल था, वो भी गोवन के बारे में सोच रही होती है कि आखिरकार वो मुझसे ऐसे कैसे नजरें चुरा रहा था। बेचारी दोही तो गोवन का सारा गुस्सा अपने दांतों पर ही उतार देती है, यानी ज़ोर ज़ोर से ब्रश करती है और उसके बाद वो फ़ोन में चेक कर रही होती है कि ज़्यादा लेट नहीं हुआ है अभी, और इसलिए वो सोचती है कि वो सीधा जाके गोवन से इस बारे में बात कर लेगी और वो सीधा उसके ऑफिस के बाहर पहुंच जाती है। यहाँ गोवन तो नहा रहा होता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और वो भी दोही के बारे में सोच रहा होता है और वो अपने दिल और दिमाग को समझाते हुए बोलता है कि उसे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सही है और मुझे दोही के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और वही जैसे ही दोही उसके ऑफिस के अंदर आती है तो उसे एक पेंटिंग दिखाई देती है, जो कि दोही बहुत ध्यान से उस पेंटिंग को देख रही होती है। तभी उसके पीछे सरी भी अपनी तलवार लेकर पहुंच जाती है। दोनों ही फिर एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं और यहाँ दोही ने तो अपनी पेपर स्प्रे वाली गन ही निकाल ली होती है और वही सरी भी अपनी तलवार के साथ होती है। लेकिन सरी दोही को पहचान लेती है और उससे कहती है कि हमारे बॉस रात के टाइम किसी से भी मिलना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन दोही सरी से बोलती है कि तुम्हारे बॉस और मेरा रिश्ता बहुत ही खास है, और ये बोलकर सीधा आ जाती है गोवन के ऑफिस के अंदर। और वहाँ पर इतनी सारी घड़ियों को देखकर वो तो सोच में ही पड़ जाती है कि आखिरकार इतनी सारी घड़ियाँ यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन वो तो जानती ही नहीं थी कि ये सारी घड़ियाँ गोवन के कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है। सामने ही उसे एक शेल दिखाई देता है जिसमें एक चमकती हुई माय डीमन वाली बुक थी, जिसे तो दोही बस लेने ही जा रही थी कि तभी वहाँ पर गोवन आ जाता है और वो दोही को पूछते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वैसे भी किसी दूसरे के सामान को बिना पूछे नहीं छूना चाहिए, स्पेशली मेरे सामान को। और इसी टाइम पर दोही गोवन के गले में लटके हुए क्रॉस लॉकेट को देखती है और साथ ही उसकी बॉडी को घूरने लग जाती है और उसके बाद वो तो शर्मा ही जाती है। लेकिन उसी टाइम पर सरी भी दरवाजे के बाहर से उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है, जिसे गोवन देख लेता है। फिर जैसे ही वो गेट खोलता है तो सरी तो वहाँ पर गोवन को बेबी बेबी बोलकर दोही को जलाने की कोशिश कर रही होती है और गोवन की बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही होती है, जैसे कि वो उसकी
गर्लफ्रेंड हो, और साथ ही उसे बोलती है कि बेबी किसी के भी सामने ऐसे बिना शर्ट के मत आया करो। लेकिन गोवन उसे बोलता है कि तुम्हें अपनी डांस की प्रैक्टिस नहीं करनी क्या, और ये बोलकर उसे जाने के लिए बोल देता है। और यहाँ दोही उससे पूछती है कि आखिरकार ये लड़की है कौन तुम्हारी। तो गोवन बहुत ही ज़्यादा रूड होते हुए बोलता है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल ना दो, जिसे सुनते ही दोही तो उदास हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिरकार मेरी गलती क्या है। जहाँ गोवन उसे बोलता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुमसे अच्छे से बिहेव करूँ। दोही को तो उसकी ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लग जाती है और दोही उसे बोलती है कि ठीक है, तुम्हें जैसा लगे वैसा करो, और वहाँ से चली जाती है। और वही दूसरी तरफ नोसुक का बेटा मियोंग अपने साइकेट्रिस्ट के पास होता है, जो कि उनसे अपना ट्रीटमेंट करवा रहा था, और वहाँ वो उनसे बोलता है कि मेरे हाथों से किसी का खून हो चुका है। जिसे सुन के तो डॉक्टर काफ़ी डर जाते हैं और हंसते हुए मियोंग बोलता है कि मैं तो सिर्फ ये चेक कर रहा था कि आप मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं। और जैसे ही वो वहाँ से उठकर जा रहा होता है तो डॉक्टर उसे बोलता है कि ये तो सच में एक साइको है। और भाई ये सुनते ही मियोंग का तो दिमाग ही खराब हो जाता है, और यहाँ नोसुक ने भी सारे शेयर होल्डर को पहले ही अपने जाल में फंसा लिया होता है, जिससे कि ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी पोजीशन बचाने के लिए नोसुक का साथ देना पड़ जाता है, और उसे प्रेसिडेंट बनाने के लिए वो लोग भी मान जाते हैं। दूसरी तरफ जब डॉक्टर वॉशरूम में होते हैं तो अचानक से मियोंग वहाँ पर पहुँच जाता है और उन्हें बेरहमी से पागलों की तरह मारने लग जाता है, जिससे कि मारते मारते तो उनकी सांसें ही बंद हो जाती है और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। नोसुक और उसका बेटा मियोंग दोनों साथ में घर पहुंचते हैं, जहां पर नोसुक ने मियोंग की शर्ट पर खून लगा हुआ देख लिया होता है, लेकिन यहां पर वो उससे कुछ भी नहीं कहता और अपने रूम में चला जाता है, जहां पर उसकी पत्नी हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी। और साथ ही वो एक सीन देखती है जिसके अंदर मैडम जो अपने ग्रीन हाउस में होती है और अचानक से उनके सीने में पेन होने लग जाता है। फिर जैसे ही वो दवाई निकाल कर खाने लग जाती है तो देखते ही देखते उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। नोसुक जल्दी से अपनी वाइफ के कानों से हेडफोन निकाल लेता है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और ऐसे एक्ट कर रही होती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और नोसुक उससे मियोंग के बारे में पूछता है कि आजकल उसे क्या हुआ है, लेकिन उसकी वाइफ बोलती है कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। वहीं दूसरी तरफ उस खूनी ने उस मिस्टीरियस मैन को माफिया गुंडों के साथ में फाइट वाली दोही और गोवन की वीडियो भेजती होती है, लेकिन जिस जिस जगह गोवन ने अपनी पावर का यूज किया था वो सारी की सारी क्लिप्स खराब हो गई थी और सही से चल नहीं रही थी। खूनी भी उस मिस्टीरियस मैन को चैटिंग के थ्रू बता रहा था कि गोवन कोई आम इंसान नहीं है बल्कि उसके पास कुछ पावर्स है, और ये जानकर तो मिस्टीरियस मैन और भी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि फिर तो उसके साथ लड़ने में बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट सीन में गोवन दोही को लेकर तो सीधा ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन दोनों काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे एक दूसरे से, सही से बात भी नहीं करते। और ऑफिस पहुंचते ही सारा स्टाफ तो उनको ही देखने लग जाता है कि लगता है कि बॉस और उनके बॉडीगार्ड के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। सोई भी जो कि हमेशा गोवन पर लाइन मारती रहती है, वो भी उससे बोलती है कि लगता है कि बॉस और आपके बीच में कुछ सही नहीं चल रहा, आपकी लड़ाई हुई है क्या। और इनकी सारी बातें सुनकर तो गोवन और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। दोही की सेक्रेटरी में शिन बार बार गोवन को दोही के पास कुछ काम के लिए भेज रही थी, लेकिन गोवन तो उन्हें बार बार इग्नोर कर रहा था, जिससे कि उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है। और जैसे ही वो आती है तो सारे स्टाफ के साथ साथ गोवन भी उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो उसे डांट कर दोही के पास जाने के लिए कहती है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही दोही अपने रूम से बाहर आती है तो उसे लिफ्ट से निकलते हुए एक मिस्टीरियस इंसान दिखता है, जिसने काले कलर के कपड़े पहने थे और हेलमेट लगा रखा था। वो डिलीवरी बॉय बनकर वहाँ पहुँचा था, और जैसे ही वो दोही को छूने के लिए जाता है तो मिस शिन वहाँ पहुंचकर उसको मारने लग जाती है। फिर गोवन भी सीधा जाकर दोही को संभालते हुए बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। और जैसे ही वो लोग उसका हेलमेट उतारते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारे मिस्टर पार्क होते हैं, जो कि गोवन को वहाँ पर देखने के लिए आए थे, क्योंकि उनको गोवन कल से बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। लेकिन यहाँ तो गोवन उनके ऊपर ही उल्टा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि जब से आपने मुझे वो बॉडीगार्ड वाली मूवी दिखाई है तो तब से जब भी मैं दोही के पास जाता हूँ तो उसे देखते ही मेरे दिल में। और इसके आगे वो कुछ और बोलता कि तभी दोही और मिस शिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और इतनी बड़ी गलतफहमी के लिए वो दोनों मिस्टर पार्क को सॉरी बोलते हैं। लेकिन मिस्टर पार्क तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो तो बार बार मिस्टर पार्क का गलत नाम जो ले रही थी। और यहाँ गोवन फिर उनसे चुप होने के लिए बोलता है और उन्हें पीछे ही कर लेता है। और वही हम उस खूनी को भी देखते हैं जो कि भेष बदलकर ऑफिस में पहुंच चुका था और उसका पूरा ध्यान दोही और गोवन के ऊपर ही था। सीन शिफ्ट होता है, सब लोग मीटिंग में होते हैं जहाँ सारे शेयर होल्डर ना चाहते हुए भी नोसुक को प्रेसिडेंट बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे परेशानी वाली बात तो कुछ थी ही नहीं, क्योंकि नोसुक सिर्फ तब तक ही प्रेसिडेंट रहने वाला था जब तक कि दोही
मैडम जो कि रखी गई कंडीशन को पूरी नहीं कर देती। ये वही शादी वाली कंडीशन थी जिसमें दूही को 1 साल के अंदर ही शादी करनी होगी और उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन सकती है। मीटिंग खत्म होते ही सुवोन आ जाती है दूही को ताने मारने के लिए, लेकिन इस बार उसका पूरा साथ दे रहा होता है और ये बात सुवोन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इसलिए वो तो उल्टा उसको भी ताना मारकर वहाँ से चली जाती है। गोवन भी बाहर खड़े होकर दूही का इंतज़ार कर रहा होता है, जहाँ सुवोन जाकर उसको अपना बिजनेस कार्ड देते हुए बोलती है कि मैं तुमसे उस दिन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी जब तुमने दूही को रिजेक्ट कर दिया था। साथ ही उसे बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो और मैं तुम्हें एक अच्छा एक्टर भी बना सकती हूँ और इसलिए चाहो तो मेरे साथ में आ जाओ। लेकिन गोवन को तो इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और वो वहाँ से उसे मना करके चला जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है तो दूही और सियू को साथ में देखता है, जहाँ सियू गोवन को शुक्रिया बोलता है क्योंकि उसने दूही की इतनी ज़्यादा हेल्प जो की थी और उसे सारी प्रॉब्लम से जो बचाया था, और साथ ही बोलता है कि मेरी दूही का ख्याल रखने के लिए थैंक यू। अब गोवन को जलन होने लग जाती है क्योंकि उसने मेरी दूही जो बोला था। इस सीन में सियू दूही को पिछले साल हुए मेरे ग्रुप में बहुत बड़े घोटाले के बारे में बता रहा होता है, जो कि काफ़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी और वही अपना गोवन बेचारा गाड़ी के बाहर था जो कि सोच रहा था कि आखिरकार ये दोनों अंदर कर क्या रहे हैं इतनी देर से। फिर नेक्स्ट सीन में गोवन और दूही दोनों के दोनों पुलिस मैन के पास खूनी का स्केच लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें खूनी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता क्योंकि ये बात तो हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि वो खूनी बार बार मास्क पहनता रहता है और इसलिए पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। और यहाँ पर फिर दोनों बाहर आते हैं, जहाँ दूही बोलती है कि अब तो उसे मैदान में उतरना ही होगा उस खूनी को पकड़ने के लिए, यानी कि वो अब अपनी जान को दांव पर लगाएगी। गोवन उसे ऐसा करने के लिए मना कर रहा होता है क्योंकि काफ़ी रिस्की जो था, लेकिन दूही बोलती है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जिसके बाद वो गोवन के साथ अपनी उसी ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए पहुंच जाती है जो कि मैडम जो ने उसके लिए रखी थी, लेकिन उस दिन वो उसे मिल नहीं पाई थी। प्रोसिक्यूटर जोई उससे हाथ मिलाता है और बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता है। ये सब देखकर गोवन को काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी। प्रोसिक्यूटर जोई ने दूही के लिए बहुत सारा खाना मंगवा लिया था और साथ ही वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लाइन मार रहा होता है और बेचारी दूही को ना चाहते हुए भी नकली नकली हंसना पड़ जाता है। यहाँ गोवन को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है उसकी ये सारी बातें और इतनी ऊट पटांग हरकतें देखकर। आखिर में गोवन से रहा नहीं जाता, उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है तो वो जल्दी से दूही का हाथ पकड़ लेता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिससे कि लॉबस्टर जिंदा होकर प्रोसिक्यूटर जोई का मुंह ही पकड़ लेता है, जिससे कि उनके पूरे लिप्स तो फूल कर लाल हो जाते हैं। दूही को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और प्रोसिक्यूटर जोई को बोलती है कि हम आज ही अपनी मैरिज को रजिस्टर कर लेंगे। ये सुनते ही प्रोसिक्यूटर जोई के साथ साथ गोवन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि अचानक से इतनी जल्दी शादी क्यों करनी है तुम्हें। गाड़ी में गोवन दूही को समझाते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हें उस बेवकूफ़ से शादी करने की क्यों ज़रूरत पड़ गई है। तो दूही उसे बोलती है कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मैं जो भी कर रही हूँ बहुत ही सोच समझ के कर रही हूँ। रास्ते में ही बीच में गाड़ी रोककर गोवन दूही का हाथ पकड़कर वो उससे बोलता है कि अगर एक बार खूनी मिल गया तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा ना। जिस पर दूही हाँ बोलती है और जल्दी से वो फिर उसे गुंडे माफिया के पास ले जाता है, जहाँ उसके सारे गुंडे दूही और गोवन को देखते ही वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि पिछली बार जो उनके साथ हुआ था वो जो उन्हें याद आ गया था। गोवन उस माफिया बॉस को उस खूनी का स्केच दिखाकर उसके बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन माफिया बॉस को उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है। वो तो चीज़ें उठाकर गोवन के ऊपर फेंकने लग जाता है जिनसे कि गोवन तो आसानी से बच जाता है और उसे भी काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है और दूही का हाथ पकड़ता है और अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके एक चम्मच से उसके ऊपर निशाना लगाता है, जिससे कि माफिया बॉस तो डर ही जाता है और बोलता है कि जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। लेकिन गोवन को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है कि वैसे भी अब तुम्हारा टाइम फिनिश हो चुका है और सारा सामान उठाकर उसके ऊपर फेंकने ही वाला होता है। दूही उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता, इसलिए वो अपना हाथ छुड़ा लेती है जिससे कि सारा सामान रुक जाता है और माफिया बॉस बच जाता है और वो भी वहाँ से डर कर भाग जाता है। गोवन को तो इतने गुस्से में देखकर दूही उससे गुस्से का रीज़न पूछती है तो गोवन बोलता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना तब से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मेरी लाइफ तुम्हारे आने से पहले बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश था।
दोही को गोवन की इस बात पे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से ये बोलकर निकल जाती है कि चलो ठीक है, आज से तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दोही तो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई थी गोवन के चक्कर में, और जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट में पहुँचती है तो हम देखते हैं कि वो खूनी उसका पीछा कर रहा था। यानी कि अब खूनी के पास काफ़ी अच्छा मौका था। जिसके बाद दोही को अपने रूम से कुछ सॉन्ग की आवाज़ सुनाई देती है जो कि धीरे धीरे तेज़ होने लग जाती है। जैसे ही दोही उसे देखने जाती है तो वो खूनी वहाँ पहुंचकर दोही को बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसे टेरेस पे लटका देता है। जैसे ही फिर दोही को होश आता है तो वो उस खूनी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, लेकिन वो खूनी तो मानता ही नहीं है। खूनी दोही को मारने के लिए सीधा उसके अपार्टमेंट में ही पहुंच चुका था और वो उसे बहुत डराता है, जिससे कि दोही तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर गोवन उसे गिरने से बचा लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब वो खूनी दोही को बेहोश करने की कोशिश कर रहा था तभी दोही ने इमरजेंसी वाला मैसेज गोवन के पास पहले से ही भेज दिया था, जिसे वो पढ़ लेता है और पढ़ने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, जो कि बैठकर थिएटर में सरी का डांस देख रहा था। फिर जल्दी से वहाँ से उठकर भागता है दोही को बचाने के लिए, लेकिन खूनी बहुत ही ज़्यादा शातिर था और उसने पहले से ही लिफ्ट खराब करके रख दी थी, जिससे कि वो आराम से बिना किसी परेशानी दोही को मार सके। फिर गोवन जल्दी से सीढ़ियों से चढ़ता हुआ जाता है और फाइनली वो दोही के पास पहुंच जाता है जहां खूनी ने उस कपड़े को काट दिया होता है। और जैसे ही दोही गिरने वाली होती है तो गोवन उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर खूनी आकर गोवन के ऊपर ही हमला कर देता है, जिससे कि ये दोनों ही नीचे गिरने लग जाते हैं। गोवन ने दोही का हाथ पकड़ा हुआ था और इसलिए वो अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट होकर दोही की बिल्डिंग के अंदर सीढ़ियों के पास पहुंच जाते हैं। दोही तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, वो तो सीधा ही गोवन को गले ही लगा लेती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। और यहाँ पर तो गोवन को भी उसकी फीलिंग्स के बारे में पता चल जाता है कि वो तो सच में दोही से प्यार करने लगा है। सीयू भी फिर वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसने कि गोवन और दोही को साथ में देख लिया था। नेक्स्ट सीन में दोही और गोवन को ही फुटेज देखकर पता चलता है कि खूनी के गले पे जो निशान है वो तो सेम है, लेकिन शक्ल चेंज है, जिसका साफ मतलब है कि वो मास्क पहनता है। दोही तो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी, वो तो बालकनी में बैठकर रोने ही लग जाती है, जहाँ सीयू आकर उसे बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा और साथ ही बोलता है कि दोही क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनते ही दोही तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन तभी गोवन भी दोही से बोलता है कि तुम मुझसे शादी करने वाली थी ना, चलो करते हैं। इन दोनों की बातें सुनते ही दोही तो और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में बैठे हुए दोही उन दोनों के प्रपोजल के बारे में सोच रही होती है कि आखिरकार वो किसको हाँ बोलेगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी उन दोनों को लेकर। और यहाँ गोवन भी बाहर से दोही को देखकर सोच रहा होता है कि भला उसमें सोचने वाली क्या बात है, उस नॉर्मल से इंसान के आगे तो दोही को मुझे ही चुनना चाहिए, जिसका साफ मतलब था कि गोवन को सीयू से जलन हो रही थी। तभी मिस्टर पार्क भी वहाँ पर छुप छुप कर पहुँच जाते हैं, क्योंकि इस बार वो मिस शिन से पिटना नहीं चाहते थे और वो गोवन के लिए बहुत सारा खाना लेकर आए हुए थे। लेकिन गोवन भी समझ जाता है कि उन्हें यहाँ पर सरी ने गोवन के ऊपर नज़र रखने के लिए भेजा है। और जैसे ही मिस्टर पार्क को ये पता चलता है कि गोवन ने दोही को शादी के लिए प्रपोज किया है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बार बार गोवन का मजाक बनाने लगते हैं कि दोही ने उसे अभी तक हाँ नहीं बोला है। लेकिन उसी टाइम पर वो सीयू को देख लेता है, जो कि हाथों में फूल लिए हुए दोही के पास पहुंच जाता है, जो कि उसे फूल देकर कल के लिए सॉरी बोल देता है, क्योंकि उसने उसे बिना फूल के ही प्रपोज कर दिया था। जिसके बाद दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होने लग जाती है और तभी माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और इसलिए वो दोनों अपनी सिचुएशन पे हंसने लग जाते हैं। गोवन तो उन दोनों को बाहर से देख देख कर बहुत ज़्यादा जल रहा होता है कि आखिरकार इसमें हंसने वाली क्या बात है। मिस्टर पार्क भी वहीं पर होता है, जो कि देख लेते हैं कि गोवन कितना ज़्यादा जेलस फील कर रहा है और वो तो उल्टा गोवन को ही छेड़ने लग जाते हैं। और यहाँ पर सीयू ने दोही के सामने अपनी सारी फीलिंग बता दी होती है। साथ ही उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डालना चाहता हूँ, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा और तुम अपना टाइम लेकर आराम से सोच लो। गोवन को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जो कि बार बार बहुत सारी कॉफ़ी डालकर और उसमें बर्फ डालकर कॉफ़ी बनाकर पीने लग जाता है। तभी उसके पास बैठा एक लड़का जिसका नाम सॉन्ग है, वो उसे 100 टिप्स ऑफ लव की एक बुक देता है, क्योंकि वो भी जानता था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। यानी कि साफ साफ दिख रहा होता है कि गोवन को दोही से प्यार हो गया है।
वेल तो उस बुक को पढ़ने के बाद गोवन को तो थोड़ा अच्छा लगता है और उसे पढ़ने के बाद वो मुस्कुराते हुए बाहर आ रहा होता है, जहाँ उसे सीधा सीयू मिल जाता है और वो उससे बात करने के लिए बाहर ले जाता है। सीयू से बोलता है कि जब तुम ऑलरेडी एक बार दोही को रिजेक्ट कर चुके हो उस दिन, तो फिर तुम उसे प्रपोज करके कंफ्यूज करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, जबकि तुम तो उससे प्यार भी नहीं करते और मैं दोही को बचपन से ही बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। गोवन उसे रोकते हुए बोलता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं भी दोही को पसंद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मुझे शादी से डर लगता है और इसलिए मैंने उस दिन उसे मना कर दिया था, लेकिन इस वक्त दोही की सेफ्टी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बोलकर वो वहाँ से गुस्से में जाने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है, नोसुक को उसकी फैमिली के साथ दिखाया जाता है जो कि एक इवेंट में होता है और अपने प्रेसिडेंट बनने की खुशी में स्पीच दे रहा होता है, जहाँ पर एकदम से दोही आ जाती है गोवन के साथ और उसे देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि दोही तो कभी भी ऐसे इवेंट्स पे नहीं जाती और आज वो पहली बार आई थी। और जैसे ही वो बोलती है कि कल मैं शादी करने वाली हूँ और इसलिए मैं आज आई हूँ आप सबको इनवाइट करने के लिए, सब लोग ये सुन के हैरान और परेशान हो जाते हैं। साथ ही नोसुक तो सोच में ही पड़ जाता है, क्योंकि उसे उसकी प्रेसिडेंट की पोजीशन जो जाने वाली थी। और जैसे ही दोही वहाँ से जा रही होती है तो वो उसी खूनी को देख लेती है जो कि वर्कर बन के आया था। जैसे ही दोही उसके पीछे जा रही होती है तो उसका पाँव फिसल जाता है, लेकिन गोवन आकर उसे पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में सीधी दोही की वेडिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर वो दुल्हन के कपड़ों में तैयार होकर बैठी हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रही होती है, लेकिन वो थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है क्योंकि मैडम जो उसके साथ नहीं थी, इसलिए वो उन्हें याद कर रही होती है और फिर अपने सामने ही उन्हें इमेजिन करने लग जाती है, जहाँ वो उसे बोलती है कि तुम्हारी शादी की ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और मैडम जो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी शादी असली शादी नहीं है बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन फिर भी तुम्हें शादी के लिए अच्छी ड्रेस लेनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे तुम्हारी ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। दोही उनसे बोलती है कि क्या आप अभी भी इतना ज़्यादा बोलती है, और फिर ऐसे ही दोनों बातें करते करते काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जहाँ पर मिस शेन पहुँच जाती है और दोही होश में आ जाती है। और जैसे ही वो बाहर आती है तो देखती है कि नोसुक अपनी फैमिली के साथ में वहाँ पर आया हुआ था। दोही बोलती है कि मैंने तो बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि आप सब लोग आएंगे। तो नोसुक उसे बोलता है कि आखिरकार हम एक फैमिली हैं और अगर आज मॉम जिंदा होती तो वो तुम्हारी शादी में बहुत ज़्यादा खुश होती, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही गड़बड़ थी। सुवॉन और नोसुक को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दोनों कोई प्लानिंग कर रहे हैं। दोही के ये पूछते ही कि आखिरकार तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो, तो गोवन उससे बोलता है कि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। और उसके बाद ही दोही ने गोवन को सिलेक्ट कर लिया था। साथ ही दोही ने गोवन के सामने एक मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट भी रख दिया था। दोही और गोवन की शादी स्टार्ट हो जाती है और सारी रस्में चल रहे होते हैं और ये लोग कस्में वादे भी ले रहे होते हैं, लेकिन बीच में ही गोवन उन सबको रोकते हुए धीरे से दोही के कान में बोलता है कि जिंदगी भर साथ रहने वाला वादा तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं और ना ही ये पूरा हो सकता है, क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत ज़्यादा लंबी है और तुम्हारी तो खैर छोटी सी है, क्योंकि तुम एक मामूली सी इंसान हो। जहाँ पर दोही भी हल्की सी स्माइल देते हुए हालात को संभाल लेती है और बोलती है कि जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ना वैसा ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ सुवॉन की नज़रें तो गोवन से हट ही नहीं रही थी और बोलती है कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, और वही बेचारी सोई की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो तो गोवन की शादी पर रोने ही लग जाती है, क्योंकि वो तो गोवन से प्यार करने लग गई थी। सीयू भी वहीं पर होता है जो कि बहुत ज़्यादा उदास लग रहा होता है, लेकिन दोही को खुश देखकर वो अपने आप को संभाल लेता है। और यहाँ पर मियोंग जो कि दोही को एकदम से अजीब तरह से देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है दांत फाड़कर। उसके दांतों को देखकर दोही को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है और फिर हंसते हुए वहाँ से चला भी जाता है। फोटोशूट के टाइम पर ना चाहते हुए भी उन दोनों को लोगों के सामने एक कपल की तरह बिहेव करना था, क्योंकि ये उनके कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा था, और साथ ही सबके बोलने पर वो लोग किस करने के लिए जा रहे होते हैं। तो गोवन अपना अंगूठा दोही के होठों पर रखकर उसके पास जाता है, जिससे कि बाकी सब लोगों को लगता है कि उन्होंने सच में किस कर ली है। सीयू भी वहीं पर होता है जो कि उन्हें ऐसे साथ में देखकर थोड़ा उदास हो जाता है। मिस्टर पार्क भी गोवन को फोटोशूट के लिए एकदम ही अलग अलग पोज बता रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा फनी लग रहे थे। वही सीयू के ये बोलते हैं कि मैं ही तुम्हारे लायक नहीं था, तो दोही उसे बोलती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि तुम तो मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छे हो और इसलिए तो तुम मेरी फैमिली हो, जिससे कि सीयू को थोड़ा अच्छा फील होता है। और साथ ही गोवन को देखते हुए बोलता है कि भले ही वो सबके सामने रूड हो, लेकिन तुम्हारे साथ वो बहुत ही अच्छा है और तुम्हें पसंद भी करता है। लेकिन दोही के साथ सीयू को देखकर गोवन तो बहुत ही ज़्यादा जल रहा होता है और उसके पास जाकर दोही को बोलता है कि चलो बेबी हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, यानी कि वो सीयू को जला रहा होता है और जाते हुए उसे बोलता है कि अब वो मेरी वाइफ है और इसलिए उसे घूरना बंद कर दो।
और वहीं दूसरी तरफ सरी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और सारा सामान तोड़ रही होती है, क्योंकि उसे गोवन की शादी के बारे में जो पता चल गया था। तभी मिस्टर पार्क भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि बॉस सिर्फ अपनी पावर वापस लेने के लिए ही शादी कर रहे हैं। लेकिन सरी वहाँ ये बोलकर चली जाती है कि शादी तो आखिर शादी होती है ना, चाहे वो ऐसे हो या वैसे। दूसरी तरफ खूनी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि इस बार वो फिर से दोही को मार नहीं पाया था और इस बार उसका निशाना कोई और नहीं बल्कि गोवन होता है और उस खूनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ दोही के फ्लैट पहुँचते ही वहाँ पे सारा सामान बिखरा हुआ देखकर गोवन तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, ये सोचकर कि शायद खूनी वहाँ पर दोबारा से आया था। लेकिन दोही उसे कहती है कि ये सारा सामान तो मैंने ही फैलाया था और शादी के चक्कर में मुझे साफ करने का टाइम ही नहीं मिला। और ये बोलकर वो सोफे पे सोने के लिए चली जाती है। फिर गोवन उसका हाथ पकड़ता है और अपनी सुपर पावर से धीरे धीरे करके सारे घर की सफाई करने लग जाता है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहा था। उसके बाद दोही गोवन को लेकर डस्टबिन के पास पहुंच जाती है, क्योंकि एक दिन गुस्से में आकर उसने अपनी फेवरेट ड्रेस डस्टबिन में जो फेंक दी थी। गोवन अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके वो सारे कपड़े धीरे धीरे बाहर निकाल रहा होता है, जिसके बाद फाइनली उसे उसकी ड्रेस मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिव को गोवन के ऊपर शक हो रहा होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, और इसलिए वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालकर उसके ऑफिस यानी सनवन फाउंडेशन के बारे में जो 1977 में बना था उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है। वहीं दूसरी तरफ दोही का सारा शक मियोंग के ऊपर जा रहा था कि उसके साइको बिहेवियर और इतनी सारी अजीब हरकतों को देखकर दोही को तो यही लग रहा था कि शायद खूनी कोई और नहीं बल्कि मियोंग ही है। रात में सोते टाइम गोवन को अपनी इंसानी जिंदगी की याद आने लग जाती है, जिसमें वो एक तलवार के साथ लड़की को देखता है, लेकिन वो उसकी शक्ल नहीं देख पाता और उसी टाइम उसकी आंखें भी खुल जाती है, जहाँ वो बाहर देखता है कि दोही तो मस्त बैठकर नाश्ता कर रही होती है और गोवन को वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी लग रही होती है। साथ ही दोही गोवन को बता रही होती है कि उसे मियोंग के ऊपर शक है, और वही हम मियोंग को उसकी जूडो क्लास में देखते हैं, जो कि एक आदमी को बड़ी बेरहमी से मारने लग जाता है। तभी सारे लोग उसे रोकते हैं, लेकिन वो तो रुकता ही नहीं है और उसके बाद एक अजीब सी स्माइल करके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ गोवन दोही का हाथ पकड़कर अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो दोनों टेलीपोर्ट होकर मियोंग के जूडो क्लब के वॉशरूम में पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर जा रहे होते हैं तो वहीं पर मियोंग भी पहुँच जाता है, लेकिन उसे भी शक हो जाता है और वो बस उनकी तरफ देखने ही जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका एक दोस्त पहुँच जाता है और उसे बोलता है कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या था, तुम तो उस लड़के को मार ही डालते। और जैसे ही मियोंग फिर उसे भी घूर के देखता है और वो तो डर कर वहाँ से भाग ही जाता है। मियोंग भी वहाँ से ये बोलकर निकल जाता है कि काश मैं उसे मार ही देता। दोही गोवन को अपना हाथ देकर बोलती है कि जल्दी मियोंग की गाड़ी का पीछा करो। गोवन बोलता है कि अगर अभी हम उसके पीछे गए तो या तो हम उसके बैक सीट पर होंगे या फिर गाड़ी के डिक्की के अंदर, और इसलिए फिर वो लोग टैक्सी से ही उसका पीछा करते हैं, जहाँ गोवन तो मस्त बैठकर आराम करता है। जिसके बाद वो दोनों सीधा मियोंग का पीछा करने लग जाते हैं और छुप छुप कर उसे देख रहे होते हैं। मियोंग भी एक लॉकर को खोलता है, लेकिन वो लॉकर तो खाली होता है, तो वो गुस्से में उसे ज़ोर से बंद कर देता है। लेकिन उसे शक हो जाता है कि कोई तो है जो उसे छुपकर देख रहा है। जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है तो गोवन और दोही वहीं पर छुपे होते हैं, जहाँ दोही का हाथ पकड़कर गोवन अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी पावर तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती है, जिससे कि दोही तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और इसलिए वो अपना चेहरा छुपाने के लिए दोही को किस करने लग जाता है और मियोंग उन्हें किस करते हुए देखकर वहाँ से चला जाता है। और तभी उन दोनों को बहुत अजीब लग रहा होता है, क्योंकि ये उन दोनों की पहली किस जो थी और दोही तो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। वो दोनों फोटो स्टूडियो के अंदर बैठे हुए थे, इस वजह से उन दोनों की फ़ोटो भी क्लिक हो जाती है। दोही तो बाहर निकल जाती है, लेकिन गोवन उस फोटो को अपने पास ही रख लेता है, ये बोलकर कि इसे कोई और ना देख ले, इसलिए मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और थी। गोवन तो दोही को लाइक करने लग गया था। जैसे ही गोवन बाहर आकर अपनी पावर्स को चेक करता है तो उसका टैटू चमकने लग गया था, यानी कि अब उसकी पावर वापस से काम करने लग गई थी। वो दोनों वापस से मियोंग का पीछा करते हुए उसके घर के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते हैं और इसी वजह से दोनों की दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही मियोंग की मॉम उससे पूछती है कि आजकल तुम साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों नहीं जा रहे हो, तो मियोंग बोलता है कि अब मुझे किसी भी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं है और बोलता है कि दोबारा से
मेरे लिए कोई भी साइकेट्रिस्ट मत ढूंढना, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में ही देख लिया था कि मियोंग ने इस साइकेट्रिस्ट को बहुत बुरी तरह से मारा था। वहीं दूसरी तरफ गोवन को अपनी पावर्स की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि उसकी पावर कभी कभी काम ही नहीं कर रही थी और दोही को लगता है कि वो सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल रहा है और ऐसे ही दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ सिउ जब गोवन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो उसे उसके सोनवन फाउंडेशन की 1977 की एक फ़ोटो मिल जाती है जिसमें गोवन भी होता है और ये देखकर तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक भी हो जाता है और उसका शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लग जाता है। यहाँ मिस्टर पार्क गोवन का सामान लेकर आए हुए होते हैं, जहाँ उनके पास सबसे पहले मिस शिन आ जाती है। वो दोनों तो बस एक दूसरे को घूरते ही रहते हैं और इसी तरह उन दोनों के बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ गोवन का सामान बहुत ज़्यादा था जिसे देखकर दोही को गुस्सा ही आ जाता है और वो उसे बोलती है कि ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं, जो कि तुम सब कुछ उठाकर ले आए हो और इसमें से जो भी तुम्हारे काम की चीज़ है ना, बस उसको ही यहाँ पे रखो और बाकी सब चीज़ों को निकाल दो। गोवन उसे बोलता है कि ये सारी चीज़ें मेरे काम की है। तो जब गोवन अपना सामान बाहर निकालने से मना करता है तो दोही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में आकर उसे ही घर से बाहर निकाल देती है। और गोवन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और बोलता है कि क्या सच में शादी ऐसी होती है। वही मिस शिन दोही को बोल रही होती है कि अब लग रहा है ना कि आपकी शादी हो चुकी है। और जैसे ही दोही उन्हें बोलती है कि लगता है कि आपको कुछ ज़्यादा ही शादीशुदा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, तो मिस शिन बोलती है कि हाँ, क्योंकि 5 साल पहले मैंने भी शादी की थी, लेकिन इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। और ये सब कुछ सुनते ही तो दोही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वही बेचारा गोवन मिस्टर पार्क के साथ अपना सारा सामान लेकर वो पार्किंग में बैठा हुआ होता है और दोही के कॉल का इंतज़ार कर रहा होता है। और फिर दोही का कॉल भी आ जाता है, लेकिन गोवन तो अपने ही एटीट्यूड में होता है और बोलता है कि मुझे घर वापस नहीं आना है, जब तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी मैं तभी आऊँगा। बस दूसरी तरफ सिउ भी वहाँ पर दोही से मिलने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन वो गोवन को नहीं देख पाता क्योंकि वो गाड़ी के अंदर जो था। जिसके बाद वो दोही के पास जाता है और बोलता है कि मैंने गोवन के बारे में काफ़ी कुछ पता किया है, जिसमें मुझे सरमन फाउंडेशन की 1977 वाली एक फ़ोटो में गोवन भी है, जिसका साफ मतलब ये है कि गोवन हमसे कुछ छुपा रहा है। लेकिन दोही हंसते हुए बात को संभाल लेती है और बोलती है कि ये तो गोवन के दादाजी की फ़ोटो है, यानी कि वो बिल्कुल ही अपने दादाजी जैसा लगता है। जब सिउ वहाँ से वापस जा रहा होता है तो वो गाड़ी के अंदर गोवन को देख लेता है, लेकिन गोवन तो सिउ से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर सिउ उसे बोलता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहते कि दोही और मेरे बीच में क्या बात हुई है। ये सुनते ही गोवन उससे बात करने के लिए मान जाता है। वो दोनों एक बार में जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ सिउ उससे बोलता है कि मुझे शक है तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, क्या तुम एक वैम्पायर हो। तो गोवन थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे खून पीने वाले भद्दे से एम्पायर से कैसे कंपेयर कर सकते हो। सिउ के ये बोलते हैं कि अगर दोही को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन गोवन उसे ये बोलता है कि उसकी तुम्हें फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और दोही मेरी जिम्मेदारी है और अब मुझे परेशान करना बंद कर दो। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सरी को दिखाया जाता है, जो कि गोवन की शादी की वजह से टूट चुकी थी और बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि जब सरी छोटी थी तो उसके डैड तो सरी को बहुत ज़्यादा मारते थे और शराब पीने के लिए, पैसे कमाने के लिए सरी को ही भेजा करते थे। उसके डैड जब सरी को मारने जा रहे होते हैं तो गोवन भी वहाँ पर पहुँच जाता है, क्योंकि उसने 10 साल पहले सरी के डैड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हें 10 मिलियन दिए थे, जो कि उन्होंने सारे के सारे शराब पीने में ही उड़ा दिए थे। और इसलिए गोवन उनसे उनकी रूह लेने के लिए पहुँचा हुआ होता है, लेकिन वो तो गोवन को ही काफ़ी उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं और गोवन की चुटकी बजाते ही उनकी रूह निकलकर उसके पास आ जाती है और वो वहीं पर मर जाते हैं। जैसे ही गोवन वहाँ से जा रहा होता है तो सरी उसे बोलती है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन गोवन बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो सरी भी बोलती है कि मैं जल्दी आपको ढूंढ ही लूँगी, भले ही आप एक डेविल हो लेकिन मेरे लिए आप एक एंजल हो, क्योंकि आपने मेरी जान जो बचाई है। सीन शिफ्ट होता है और सरी को दिखाया जाता है, जो कि ये सोच रही होती है कि तुम तो सोच भी नहीं सकते कि मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कितना कुछ सहा है, तुम्हें ढूंढने के लिए कितनी सारी मुसीबतों का सामना किया है। और उसी टाइम पर कुछ लड़के आकर उसे छेड़ने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर गोवन आ जाता है और उन सबको अच्छे से मज़ा चखाता है और सरी को उन गुंडों से बचा लेता है।
और जैसे ही वो लोग उसे घर लेकर जाते हैं तो बेचारी सरी का दिल तो काफ़ी बुरी तरह से टूटा हुआ था। वो तो बस यही पूछ रही होती है कि मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारी असली शादी है या नकली। फिर मिस्टर पार्क उससे समझाकर बोलते हैं कि बॉस बता दो जो है वो। जहाँ पर ना चाहते हुए भी मिस्टर पार्क की बातों को सुनकर सरी को बोल देता है कि ये उसकी नकली शादी है। और फाइनली यहाँ पर सरी को थोड़ा रिलैक्स फील होता है और वो वहीं पर सो जाती है। और वही जैसे ही मिस्टर पार्क को ये पता चलता है कि गोवन को अपने इंसानी होने के सपने आ रहे हैं तो वो तो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए बोलते हैं कि लगता है कि बॉस आपकी पावर जानने की वजह से धीरे धीरे आप इंसान बनते जा रहे हैं। गोवन बोलता है कि जैसे ही मुझे मेरा टैटू वापस मिल जाएगा तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और मेरे दिल में दूही के लिए जितनी भी फीलिंग्स जाग रही है ना वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में खुनी को दिखाया जाता है जो कि छुप छुप कर गोवन के ऑफिस में पहुंच जाता है और वहां पर वो एक कैमरा लगा देता है। साथ ही उसे वहां पर गोवन की वो डेविल वाली यानी कि डीमन बुक भी मिल जाती है जो कि चमक रही होती है। वो उसे चुरा कर वहां से ले जाता है। यहाँ गोवन भी अपनी पावर चार्ज करने के लिए दूही के घर में पहुंच जाता है, लेकिन दूही को ऐसे अंधेरे में बैठे हुए देखकर वो तो काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद दोनों हाथ पकड़कर एक ही बेड पर लेट जाते हैं क्योंकि गोवन को अपनी पावर चार्ज करनी थी। और यहाँ पर दूही का गुस्सा भी शांत हो चुका था और वो दोनों के दोनों बातें करते करते सो जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो साथ में कब सो गए। जैसे ही सुबह होती है तो गोवन प्यार से दूही को देख रहा होता है और जैसे ही दूही अपनी आंखें खोलती है तो गोवन अपनी आंखों को बंद कर देता है और फिर दूही उसे देखने लग जाती है। फिर दोनों साथ में अपनी आंखें खोलते हैं और ऐसे ही प्यार से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। लेकिन फिर उसी टाइम पर उनके पास एक खबर पहुंच जाती है और एक आर्टिकल के जरिए पता चलता है कि सब जगह ये वाली न्यूज़ वायरल हो रही है कि मैडम जो का खून किसी और ने नहीं बल्कि दूही ने किया है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा फायदा दूही को ही होने वाला था क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी जो दूही के नाम पे है। और इस न्यूज़ से शिव, मिशिन और दूही, गोवन सब के सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन दूही जानती थी कि ये सब कुछ किसी और का नहीं बल्कि नोसुक का ही काम हो सकता है और इसलिए वो मौका पाते ही सीधा गोवन के साथ टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाती है नोसुक के पास। और नोसुक भी इसे एक्सेप्ट करते हुए बोलता है कि तुम्हारी शादी के लिए ना मुझे इससे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट कुछ और नहीं लगा। दोही को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो उसे ये बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है कि मैडम जो ने ना एक बात बिल्कुल सही की थी, उन्होंने एक शैतान के बच्चे को जन्म दिया है। और ये सुनते ही तो नोसुक को भी गुस्सा आने लग जाता है और दोही जैसे ही वहाँ से जा रही होती है तो वो पीछे से गोली मार देता है, लेकिन वो गोली साइड में चलाता है जिसकी आवाज़ सुनते ही सीधा गोवन वहाँ पर पहुँच जाता है और दूही को संभाल लेता है। यानी कि अब इन सब के बीच में कड़ी दुश्मनी बन चुकी थी। जिसके बाद वो दोनों सीधा उसी रिपोर्टर के पास पहुंच जाते हैं जिसने ये न्यूज़ वायरल कर दी थी और उसे वहां से उठाकर वो बैंक में लेके जाते हैं क्योंकि ये सब उसने पैसे के लिए जो किया था। पुलिस भी वहां पर पहुंचने वाली थी, इसलिए रिपोर्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है और उनसे माफ़ी भी मांग रहा होता है। सारे आर्टिकल्स को डिलीट करने के लिए बोल देता है और फिर जैसे ही गोवन को ये पता चलता है कि उसकी डीमन बुक गायब हो चुकी है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो दोनों के दोनों उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं जहाँ पर दूही बोलती है कि मैं भी उस बुक को पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक डीमन के साथ जो रह रही हूँ और मुझे भी तो उसके बारे में पता चलना चाहिए ना। ये लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं जहाँ पर खूनी ने कैमरा रिकॉर्डर की मदद से उनकी सारी बातें सुन ली होती है और वो जान जाता है कि गोवन एक डेविल है। जिसके बाद वो धीरे धीरे करके सारी डीमन बुक को पढ़ लेता है और उसे गोवन के सारे राज मालूम चल जाते हैं। गोवन भी यहाँ पर अपनी सुपर पावर का यूज़ कर कर सारा ऑफिस छान लेता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। और उसके बाद ये तीनों सरी का डांस देखने के लिए चले जाते हैं जहाँ सरी तो उन्हें साथ में देखकर काफ़ी ज़्यादा जल रही होती है। लेकिन फिर वो सोचती है कि मैं क्यों जेलस हो रही हूँ, ये कौन सी उनकी असली शादी है। सरी वहाँ पर जिस तरह से डांस कर रही थी तो गोवन को अपने सपनों वाली उस लड़की के बारे में थोड़ा याद आने लग जाता है कि वो भी कुछ ऐसे ही डांस कर रही थी, जिससे कि गोवन भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि सरी उससे आकर अपनी डांस परफॉर्मेंस के बारे में पूछती है तो गोवन बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर गोवन को पेंटिंग में सेम वही लड़की दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात ये होती है कि वहाँ एक नहीं बल्कि दो लड़कियाँ थी। दोही के वहाँ पर पहुँचते ही उसे माफिया बॉस के गुंडे भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जैसे ही फिर गोवन अपनी पावर का यूज़ करके उन्हें सबक सिखाने की कोशिश करता है तो उसकी पावर काम ही नहीं करती।
और इसलिए वो वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। लेकिन माफिया गुंडे वहाँ पर आकर गोवन को ही बॉस बोलने लग जाते हैं, क्योंकि वो भी उसकी तरह ताकतवर बनना चाहते थे और इसलिए बोलते हैं कि आप हमारे बॉस बन जाइए। ये सब सुनते ही गोवन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम उस मिस्टीरियस इंसान को देखते हैं जिसे उस खूनी ने रिमन बुक के साथ साथ दोही और गोवन की बातों वाली सारी रिकॉर्डिंग भी भेज दी होती है। और इससे अब उससे भी मालूम चल गया था कि गोवन एक डेविल है। खूनी ने भी अब अपना फेस बदल लिया होता है, यानी कि मास्क लगाता है। नेक्स्ट सीन में मैडम जो के कत्ल के इल्जाम में दोही को पकड़ कर ले जाते हैं और ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि नौसुख ने किया था। वो काफी खुश हो रहा होता है। फिर सीयू भी पुलिस स्टेशन में दोही से मिलने के लिए आता है और उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं है कि तुमने मैडम जो को मारा है। बिना सबूत के ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बस मुझ पर भरोसा रखो। वही हम मियोंग को देखते हैं जिसके पास खूनी का मैसेज आया हुआ होता है कि गोवन को खत्म करने की शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ पर जैसे ही गोवन को ये पता चलता है कि दोही को पुलिस ने पकड़ लिया है तो वो भागता हुआ उसके पास उसे बचाने के लिए जाता है। लेकिन उससे पहले ही खूनी ने अपनी शक्ल चेंज कर ली थी। वो आकर गोवन के अंदर चाकू मार देता है और उसे बहुत ज्यादा मारने भी लग जाता है। और गोवन तो सिर्फ दोही का ही नाम ले रहा होता है, जिससे दोही को भी कुछ फील होने लग जाता है। लेकिन उसी टाइम पर मिस्टर पार्क भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस खूनी से गोवन को बचा लेते हैं और खूनी को मारने लग जाते हैं, जिससे कि उसका मास्क भी निकल जाता है और उसकी असली शक्ल वो लोग देख लेते हैं। मीडिया भी वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन वो लोग तो गोवन को बचाने से ज्यादा वहाँ पर फोटोज ले रहे होते हैं। गोवन का तो बहुत ही ज्यादा खून बह चुका था और बेहोश भी हो जाता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ दोही को भी ये बात मालूम चल जाती है और वो तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और गोवन के पास जाने की जिद करने लग जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी जाने नहीं दे रहा होता है। लेकिन जैसे ही सीयू वहाँ पर आता है तो वो उससे रिक्वेस्ट करती है तो सीयू उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ पे सरी और मिस्टर पार्क गोवन को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जिसे देखकर सरी तो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और डॉक्टर भी बोलते हैं कि उसका बहुत ही ज्यादा खून बह चुका है और इसलिए उसका बचना अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, यानी कि अब उसके पास ज्यादा से ज्यादा एक ही रात का वक्त बचा हुआ है। ये सुनते ही वो सब लोग रोने लग जाते हैं। जहाँ पर दोही भी पहुंच जाती है। दोही को देखते ही सरी तो सारा का सारा इल्जाम उसके ऊपर लगाने लग जाती है कि अगर आज वो नहीं होती तो गोवन अभी जिंदा होता। जहाँ पर मिस्टर पार्क उसे संभालते हुए बाहर लेकर जाता है। दोही फिर अंदर आ जाती है और गोवन को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है, जिसके बाद वो अपना हाथ गोवन के हाथ में रखते हुए उसे उसका टैटू टच करवाते हुए उसे चार्ज करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जैसे ही वो देखती है कि गोवन तो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा तो वो वहीं पर बैठकर रोने लग जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसकी पावर्स काम करने लग जाती है। जैसे ही फिर गोवन को होश आता है तो वो उल्टा दोही को छेड़ते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा भारी हो। और दोही फिर उसे देखकर थोड़ा खुश हो जाती है और बोलती है कि थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। फिर जैसे ही वो डॉक्टर को बुलाने जा रही होती है तो गोवन उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है कि मुझे थोड़ा और चार्ज होना है। लेकिन सच बात तो ये थी कि दोही भी उससे दूर जाना नहीं चाहती थी। और जैसे ही सरी ये सब कुछ देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ से गुस्से में जाने लग जाती है। सीयू भी ये देख रहा होता है, वो भी जेलस फील कर रहा होता है। वही दूसरी तरफ हम उस औरत को देखते हैं जो कि एक बार गोवन को पुलिस स्टेशन में मिली थी। वो औरत चांद को देखते हुए बोलती है कि आखिर उसने उसकी जान बचा ही ली, लेकिन वो नहीं जानती कि उसने बहुत सारी मुसीबतों को बुलावा दे दिया है। लेकिन वो औरत किस चीज़ की बात कर रही थी ये तो हमें आगे वीडियो में ही पता चलेगा। गोवन भी यहाँ पर सो रहा होता है तो उसे एक डरावना सपना दिखता है जिसमें हर तरफ आग ही आग थी और वो उस आग में जल रहा होता है, जिससे कि गोवन तो काफी डर जाता है और डर कर उठ जाता है। फिर मिस्टर पार्क भी वहीं पर होते हैं और उसे संभालने लग जाते हैं। यहाँ पर दोही को भी पुलिस स्टेशन से बेल मिल जाती है क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत उन लोगों के पास नहीं था। हॉस्पिटल में इतने सारे फ्यूनरल वाले बुके देखकर गोवन को काफी गुस्सा आता है और बाहर जाकर बोलता है कि मैं अभी जिंदा हूँ। जहाँ पर माफिया गुंडे होते हैं और गोवन को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही उससे पूछते हैं कि बॉस आखिरकार कौन है जिसने आपके साथ में ये सब कुछ किया, आप हमें बस उसका नाम बताइए, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद गोवन उनको बोलता है कि आप सब मुझसे 5 मीटर की दूरी रखो और वो लोग नाप नाप कर उससे दूरी फिक्स करते हैं, जो कि काफी ज्यादा फनी लग रहा था।
और जैसे ही दोही वहाँ पर पहुँचती है तो वो गुंडे उसे बॉस की वाइफ बोलकर सैल्यूट करने लग जाते हैं और दोही को देखकर गोवन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सीयू को गोवन के साथ साथ दोही के ऊपर भी शक होने लग जाता है कि वो कुछ तो छुपा रही है। खूनी का भी यहाँ पर काफ़ी बुरा हाल होता है क्योंकि उसकी असली शक्ल गोवन ने जो देख ली थी, इसलिए उसे काफ़ी डर लग रहा था, जिससे कि वो पागल खूनी तो अपने आप को ही चोट पहुंचाने लग जाता है। वही नेक्स्ट सीन में गोवन चार्ज होने के बहाने से पहले तो दोही का हाथ पकड़कर लेट जाता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उससे गले लगाकर ही सो जाता है। अगली सुबह जैसे ही दोही की आँख खुलती है तो वो प्यार से गोवन को देख रही होती है और जैसे ही फिर गोवन की आंखें खुलती है तो दोही नॉर्मल हो जाती है और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ गोवन भी नहीं सुनता और जबरदस्ती दोही के साथ साथ वो भी उसके ऑफिस पहुंच जाता है, क्योंकि ये दोनों ही जानते थे कि इनकी जान को खतरा है और अब इन दोनों को साथ में ही रहना पड़ेगा। वही दूसरी तरफ उस रिपोर्टर ने भी सबके सामने दोही वाली झूठी न्यूज़ फैलाने के लिए माफ़ी मांग ली होती है और ये सारी की सारी न्यूज़ दोही का स्टाफ देख रहा होता है, जिससे कि वो काफ़ी खुश हो जाते हैं कि दोही एकदम निर्दोष साबित हो चुकी है। जैसे ही फिर वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो मिस्टर पार्क डरकर सीधा मिस शिन की गोद में ही बैठ जाते हैं और ये सब देखकर तो वहाँ सबके सब हंसने लग जाते हैं। दोही भी काफ़ी खुश होती है और सब जानते थे कि ये सब कुछ किसी और की वजह से नहीं बल्कि गोवन की वजह से हुआ है, इसलिए सब लोग उसे ही केक कट करने के लिए बोल रहे होते हैं और गोवन तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके सामने उसका फेवरेट केक जो रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो कैंडल बुझाने जाता है तो उसे वही वाला सपना दिखता है जिसमें वो जल रहा था। ये देखकर तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और मिस्टर पार्क उसे बाहर ले जाकर उसे उसके सपने के बारे में पूछते हैं, जहाँ ये पता चलता है कि धीरे धीरे वो सच में इंसान बनता जा रहा है। सरीम भी यहाँ पर दोही के ऑफिस में पहुँच चुकी थी और दोही को काफ़ी बुरा बोलते हुए कह रही होती है कि तुम गोवन का यूज कर रही हो और वो सिर्फ तुम्हारे ही चक्कर में अब वो एक डेविल से इंसान बन रहा है, उसकी पावर्स खत्म होती जा रही है। और जैसे ही वो बाहर आती है तो उसे गोवन दिखता है तो वो जाकर उससे सीधा गले लगा लेती है और ये देखकर तो पूरा ऑफिस स्टाफ शॉक हो जाता है। रात के टाइम गोवन और दोही साथ ही होते हैं, लेकिन दोही को नींद नहीं आ रही होती है और इसलिए वो बालकनी में जाकर काफी इमोशनल हो जाती है और मैडम जो को आवाज दे रही होती है, जहाँ पर मैडम जो भी उसकी इमेजिनेशन में पहुंच जाती है और वो उनसे बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ या नहीं। गोवन की तो इन सब में कुछ भी गलती नहीं थी और मेरे चक्कर में आज उसकी जान चली जाती। जहाँ पर मैडम जो भी उससे समझाते हुए बोलती है कि तुम जो भी कर रही हो ना वो सब कुछ ठीक है, जो तुम्हारा दिल कहता है ना बस वही करो, बाकी किसी की भी चिंता मत करो। उन दोनों के बीच में ऐसे ही काफ़ी इमोशनल बातें होने लग जाती है और वहाँ दोही को थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। और नेक्स्ट सीन में जैसे ही गोवन सोकर उठता है तो उसके हाथ में अभी भी पेन हो रहा होता है और जैसे ही वो दवाई लेता है तो दोही वहाँ पर पहुँच जाती है और उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, और वहाँ गोवन अपनी स्माइल देते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन में सब लोग ऑफिस में होते हैं जहाँ मियोंग भी होता है और गोवन से पूछता है कि अब तो तुम ठीक हो ना, सुना है कि तुम्हारे ऊपर हमला हुआ था, और बोलता है कि तुम अगर दोही से दूर रहोगे तो फिर तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि दोही के पास जो भी रहता है वो जिंदा नहीं बच पाता। ये सुनते ही दोही को तो काफी गुस्सा आता है और गोवन का तो मन कर रहा था कि उसका मुंह ही तोड़ दे। लेकिन उसके बाद वो लोग मीटिंग में पहुंच जाते हैं जहां पर वोट होने वाले थे मेरे ग्रुप के प्रेसिडेंट के लिए। दोही और नोसुक के बीच में वोटिंग होने वाली थी जहां दोही बोलती है कि मैं प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहती और इस वजह से फिर सब लोग नोसुक को ही प्रेसिडेंट बना देते हैं, जिसे देखकर सब लोग काफी शॉक हो जाते हैं। लेकिन नोसुक तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। जिसके बाद गोवन उसे ऐसा करने का रीजन पूछता है तो दोही बोलती है कि सच तो ये है कि अब तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी हमले हो चुके हैं और इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम भी मुझसे दूर रहो। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी नोसुक और मियोंग ये दोनों के दोनों उनको ऊपर से देख रहे होते हैं और फिर एक दूसरे को भी देखते हैं और चले जाते हैं। यहाँ खूनी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसे तो यही डर लग रहा था कि ये लोग मुझे अभी तक पकड़ने क्यों नहीं आए हैं। लेकिन तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि उसकी पावर अभी काम नहीं कर रही है। अगली सीन में सीयू को दिखाया जाता है जो कि सिर्फ दोही के बारे में ही सोच रहा होता है, जिसने उसे ये कहा था कि अब मैं एक सिंपल लाइफ जीना चाहती हूँ और अब किसी को भी मैं खोना नहीं चाहती, इसलिए वो प्रेसिडेंट भी बनना नहीं चाहती। यहाँ सीयू भी समझ चुका था कि दोही ये सब कुछ सिर्फ गोवन के लिए कर रही है, इसलिए उसे थोड़ा सा दुख भी होता है। नेक्स्ट सीन में गोवन सीयू से मिलता है और उससे पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या है। पहले तो दोही मैडम जो कि कातिल को ढूंढना चाहती थी, लेकिन अब वो पीछे क्यों हट रही है, जहाँ पर सीयू भी उसे सारी बातें
बातें बता देता है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम्हारी वजह से वो अब तो गलत समझे जा रही है और तो और सिर्फ तुम्हारे लिए उसने प्रेसिडेंट बनने से भी मना कर दिया है। ये सब कुछ बातें सुनने के बाद गोवन तो भागता हुआ दोही के पास जाता है, जो कि उसे घर पे कहीं नहीं मिलती और दोही यहाँ पर मैडम जो के ग्रीन गार्डन में जाकर उन्हें सॉरी बोल रही होती है और उन्हें बहुत ज्यादा याद भी कर रही होती है। गोवन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी वजह से मैडम जो के कातिल को ढूंढना नहीं चाहती? मेरी वजह से तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है और हम दोनों साथ में ही रहेंगे और जो तुम चाहती हो ना सिर्फ वही करो, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। जहाँ पर दोही उसे सब कुछ सच सच बताते हुए बोलती है कि मैंने जिससे भी प्यार किया है वो सब लोग मुझसे दूर हो गए हैं। सबसे पहले मेरी फैमिली, उसके बाद मैडम जो और अब तुम। ये सुनते ही गोवन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और जल्दी से फिर दोही को किस करने लग जाता है और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। गोवन और दोही साथ में होते हैं और दोनों के बीच में रोमांस चल रहा होता है और फाइनली वो दोनों एक दूसरे को दूसरी बार किस कर लेते हैं। देखते ही देखते वहाँ पर तो बारिश ही होना चालू हो जाती है और गोवन अपनी पावर से फिर उन बूंदों को वहीं पर रोक देता है। ये देखते ही दोही काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि गोवन की पावर्स तो वापस आ चुकी है, जिसके बाद वो दोनों रूम में जाते हैं और अकेले में वक्त बिताते हैं और साथ ही साथ वो दोनों तो फिजिकल भी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में गोवन दोही को बहुत ही प्यार से देख रहा होता है और उसे लेकर वो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए भी ले जाता है और देखते ही देखते उनको तो दोही की फर्स्ट डेट भी दिख जाती है, जो कि एक लड़की के साथ बैठा हुआ था और उससे बोलता है कि मुझे पैसों वाली लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि मैं उनका गुलाम नहीं बन सकता और इसलिए मैंने अपनी पिछली डेट को भी शादी करने के लिए मना कर दिया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि वो दोही की ही बात कर रहा होता है। गोवन को तो ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और साथ ही गोवन तो उसे ही उल्टा सीधा बोलने लग जाता है और वो इंसान वहाँ से डरकर भाग जाता है। जिसके बाद गोवन और दोही साथ में वक्त बिता रहे होते हैं और एक कपल की तरह वो दोनों साथ में आइसक्रीम भी खा रहे होते हैं और बोट पर भी घूम रहे होते हैं और बहुत सी जगह पे वो दोनों जाते हैं और गोवन तो दोही के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। जैसे ही फिर मिस्टर पार्क को ये पता चलता है ना कि गोवन और दोही साथ में डेट पर गए हैं, तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सोचते हैं कि ये दोनों डेट पर कब गए और ये कैसे हो गया। वो दोनों जब घर पहुंचते हैं तो उनको एक लड़की दिखती है जिसके फोन में वही खूनी वाला सॉन्ग बज रहा था, जिसे सुनते ही दोही तो काफी ज्यादा डर जाती है। यानी कि दोही के मन से अभी भी उस खूनी का डर नहीं निकला है। गोवन भी ये बात बहुत ही अच्छे से समझ जाता है और उसका डर निकालने के लिए वो उसे सेम गाने पर बालकनी में ले जाता है और उसी गाने पे नाचने के लिए बोलता है। यानी कि वो दोनों साथ में डांस करते हैं। फिर गोवन दोही से बोलता है कि ये गाना सिर्फ अब हमारा है, जिसकी वजह से दोही भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वही दूसरी तरफ नोसुक और मियोंग गोल्फ खेल रहे होते हैं तो नोसुक अपने बोर्ड मेंबर को धमकाते हुए बोल रहा होता है कि हालत चाहे कैसे भी हो, तुम सबको मेरा साथ देना ही होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। जैसे ही फिर दोनों गाड़ी में बैठकर घर जा रहे होते हैं तो नोसुक अपनी मॉम यानी कि मैडम जो की पुरानी बातें याद करते हुए सोच रहा होता है कि एक बार वो बहुत ही ज्यादा भीगी हुई थी और बोल रही थी कि मुझे अपने सारे पापों को मिटाना होगा। और उसके बाद वो अपने बेटे यानी मियोंग से पूछता है कि तुम्हारे पास एक और फोन भी है, क्योंकि उस दूसरे फोन में नोसुक के सामने जो मैसेज आ रहे थे। मियोंग बहाना बनाते हुए बोलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। वहीं दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस इंसान भी सारे मैसेज पढ़ रहा होता है और डेविल ब्रांड की सिगरेट भी पी रहा होता है। यहाँ पर ऑफिस में गोवन दोही से बोल रहा होता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें वापस से मैडम जो के कातिल को ढूंढना चाहिए। गोवन दोही को काफी ज्यादा मनाता है, जिससे कि दोही भी मान जाती है और फिर जैसे ही गोवन उसका हाथ पकड़ता है तो उसकी पावर काम ही नहीं कर रही होती है। ये देखकर तो वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही गोवन की पावर्स अच्छे से काम कर रही थी। और फिर उसी टाइम पर सीयू भी वहाँ पर पहुंच जाता है और बोलता है कि मुझे दोही तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। ये सुनते ही गोवन तो बाहर आकर कॉफी बनाकर पीने लग जाता है और उसे काफी ज्यादा जलन भी हो रही होती है। और वही सारा ऑफिस का स्टाफ छुप छुप कर गोवन को देख रहा होता है कि इतनी जल्दी कोई कैसे ठीक हो सकता है, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। और जैसे ही वो लोग देखते हैं कि गोवन कोई तो ड्रिंक पी रहा है तो वो भी वही सेम ड्रिंक जाकर पीने लग जाता है, क्योंकि उन सबको तो यही लग रहा था कि यही ड्रिंक पीकर गोवन स्ट्रांग बनता है, इसको पावर मिलती है। वही दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में सारे ऑफिसर भी काफी परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो खूनी को ढूंढ तो रहे थे लेकिन वो खूनी उन्हें मिल ही नहीं रहा था। और इसलिए वहाँ पे अचानक से गोवन भी पहुँच जाता है और इसलिए उस खूनी का स्केच बनवा
लेता है। यहाँ पर गोवन के ऑफिस यानी कि सनवन फाउंडेशन में माफिया के सारे गुंडे मिलकर ये बोलते हुए सफाई कर रहे होते हैं कि आज तो हमारे बॉस के ऑफिस को चमका कर ही रहेंगे, लेकिन वो सफाई से ज्यादा वहाँ पर हल्ला मचा रहे होते हैं। और ये देखकर तो मिस्टर पार्क भी सोचते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इन सबको रोकने के लिए, और इसलिए वो जल्दी से गोवन को वहाँ पर बुला लेते हैं। गोवन के वहाँ पर आते ही सारे के सारे माफिया गुंडे तो काफी खुश हो जाते हैं और उसे बॉस बॉस कहकर बुला रहे होते हैं। गोवन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और साथ ही उन्हें बोलता है, अगर तुम लोग मेरे लिए सच में कुछ करना चाहते हो ना तो ये फोटो लो और इसमें जिसका स्केच है ना उस बंदे को ढूंढ के मेरे पास लेकर आओ, और अगर तुम सबने ये नहीं किया तो मुझे अपनी शक्ल कभी भी मत दिखाना। और ये सुनते ही वो लोग अपनी फौज को लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं उस खूनी को ढूंढने के लिए। सरी भी वहाँ पर उसी टाइम पर पहुँच जाती है और उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है, क्योंकि सरी उससे बोल रही होती है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप दोही से दूर रहिए, देखा ना उसने आपको एक ही दिन में हॉस्पिटल पहुँचा दिया और उसके चक्कर में आपने अपनी पावर भी खो दी और अब आप धीरे धीरे इंसान बनते जा रहे हो। लेकिन गोवन बोलता है कि मैं दोही का हाथ ऐसे ही बीच में नहीं छोड़ सकता और तुम इन सबसे दूर रहो। ये बोलकर गोवन वहाँ से जाने लगता है और नेक्स्ट सीन में दोही और मिस शिन साथ में होते हैं और काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। और जैसे ही गोवन के पास दोही का फोन आता है तो वो उसे बोलता है कि जानू प्लीज मुझे यहाँ आकर ले जाओ। गोवन भागता हुआ वहाँ पर जाता है और काफी खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो दोही और मिस शिन की हरकतों को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि नशे की हालत में वो दोनों काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। बेचारा गोवन तो उन दोनों को संभाल ही नहीं पाता है और इसलिए वो जल्दी से मिस्टर पार्क को वहाँ पर बुला लेता है ताकि वो मिस शिन को उनके घर पर छोड़कर आए, और वो दोही को उठाकर वहाँ से ले जाता है। दोही तो काफी खुश हो जाती है और उससे बहुत प्यार से बातें कर रही होती है और दोही को ऐसे देखकर गोवन भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। यहाँ पर मिस शिन और मिस्टर पार्क के बीच में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, क्योंकि जैसे ही मिस्टर पार्क उनसे पूछते हैं कि आपके घर का एड्रेस क्या है तो मिस शिन उनके ऊपर ही गुस्सा करने लग जाती है और बोलती है कि आखिरकार तुम मेरे घर क्यों जाना चाहते हो। लेकिन जैसे ही मिस्टर पार्क बोलते हैं क्योंकि मुझे आपको आपके घर पे छोड़ना है, तो मिस शिन तो उनसे मिस्टर पार्क की तारीफ ही करने लग जाती है, जहाँ पर मिस्टर पार्क तो शर्मा ही जाते हैं। वही दूसरी तरफ माफिया बॉस के सारे गुंडे उस खूनी को पकड़ने की बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और यहाँ वो खूनी तो उस मिस्टीरियस इंसान के पास पहुँच चुका था और वो दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं, जहाँ देखते ही देखते वो तो उसे ही मार डालता है। और यहाँ हमें मिस्टीरियस इंसान का पता चलता है कि वो मिस्टीरियस इंसान कोई और नहीं बल्कि नौसुख ही होता है और उसने खूनी को इसलिए मारा था क्योंकि वो जान चुका था कि पुलिस और माफिया गुंडे उसके पीछे पड़े हुए हैं। साथ ही हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहां मैडम जो नौसुख के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है और उसे डांट रही होती है, और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मैडम जो को किसी और ने नहीं बल्कि नौसुख ने ही मारा था। साथ ही जब वो उनका लेटर पढ़ रहा होता है तो उसमें लिखा था कि मुझे इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा है कि मैंने एक शैतान के बच्चे को जन्म दिया है। यहाँ जैसे ही दोही सोकर उठती है ना तो उसे चक्कर आने लग जाते हैं, लेकिन गोवन तो उसी के मजे लेने लग जाता है और उसे बता रहा होता है कि उसने रात में कैसी कैसी अजीब सी हरकतें की थी, जिसे सुनते ही दोही तो शर्मा ही जाती है और उसी टाइम पर उसे पुलिस का कॉल आता है और उन्हें खूनी के बारे में सब कुछ मालूम चल जाता है। जैसे ही वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस खूनी को तो किसी ने जलाकर मार डाला है और उसके बाद भी उस खूनी के दिल पर चाकू से मारा था। गोवन और दोही दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी शिव भी वहाँ पर पहुँच जाता है और गोवन दोही को बोलता है कि तुम शिव के साथ घर चली जाओ, मुझे थोड़ा काम है, और वो सीधा अपने ऑफिस में जाकर चेक करने लग जाता है, जहाँ पर गोवन को वॉइस रिकॉर्डर मिल जाता है और जिससे कि वो सब कुछ समझ जाता है, यानी कि खूनी को पहले से ही सब कुछ मालूम चल चुका था और वो उसके बारे में और उसकी पावर के बारे में भी सब कुछ जान चुका था। नौसुख ने भी यहाँ पर अपने ग्लव्स जला दिए होते हैं जिसे कि उसकी वाइफ भी देख लेती है और जैसे ही वो उसके पास जाती है तो नौसुख उसे पीछे से आवाज लगाता है, जिससे कि वो तो काफी ज्यादा डर जाती है। वही हम देखते हैं कि गोवन के ऑफिस में जितनी भी घड़ियां थी वो सारी की सारी रुक जाती है, तो वो तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके बाद भागते हुए सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां पर उसे ये पता चलता है कि जिन जिन लोगों के साथ में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट टूट चुके हैं, यानी कि वो जो बच्ची जिसे कैंसर था और लास्ट स्टेज पर थी तो गोवन ने उसे ठीक कर दिया था, लेकिन वो लड़की दोबारा से बीमार हो गई है और वहीं पर उसे वो औरत मिलती है